स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम में से हर कोई एक स्टेबल लाइफ जीना चाहता है और हम में से हर कोई किसी न किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो कह दे कि मैंने तो कभी आइडियोलॉजी पढ़ी नहीं, मुझे आइडियोलॉजी से कोई वास्ता नहीं। आपको वास्ता हो या ना हो, लेकिन आइडियोलॉजी आपके वर्ल्ड व्यू को शेप कर रही है। आपके, जब मैं कह रहा हूं वर्ल्ड व्यू, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप बिना गवर्नमेंट के रह सकते हैं? आंसर इज नो। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आसपास जो पुलिस है, जुडिशरी है, वो जिन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, अगर वो हटा दिए जाएं तो आपका जीवन ऐसा होगा क्या जैसे आज है? नहीं होगा। आप सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन, मूवमेंट। यू हैव दिस फ्रीडम टू चूज योर प्रोफेशन। क्या लगता है आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के सामने आइडियाज आए कहां से? क्या ये किसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे? क्या कुछ लोगों ने हमसे बहुत पहले इनके बारे में केवल सोचा भर था? दैट वाज जस्ट एन आइडिया, देन सेट ऑफ आइडियाज हैविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, सम कॉमन कंसर्न कि हां, कुछ बदलाव होना चाहिए। लोगों को एम्पावर करने के ये तरीके हो सकते हैं। यानी कि सिस्टमैटिक सेट ऑफ आइडियाज फॉर अचीविंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, हैविंग सम कॉमन कंसर्न। तो वहां पर वो आइडियोलॉजी बनने लग गई और उसके बाद कई देशों की सरकारों ने उनको इंप्लीमेंट किया। यार कमाल की बात है। इससे तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज्यादा खुश है, ज्यादा काम कर पा रही है, बेहतर काम कर पा रही है, बेहतर जीवन जी पा रही है। तो यानी कि अल्टीमेटली स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। ये तो छोटा सा बैकग्राउंड हुआ। इस एक वीडियो में हमारी कोशिश है कि हम रूट से उठाएंगे, मतलब आइडियोलॉजी है क्या, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज में इंटरकनेक्शन करते हुए चले जाएंगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रटने वाली चीज नहीं होती। अगर किसी ने आज तक उसको ऐसे पढ़ा था तो इस एक वीडियो में आपकी मिथ ब्रेक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा राइट्स, अधिकार। आप सभी को अधिकार चाहिए। शायद आप में से कुछ लोग को, सर हमारा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं फैमिली के साथ तो एंगेज करता हूं, परिवार से तो आपका वास्ता है। आपको प्रॉपर्टी में कुछ राइट चाहिए क्या? आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी से मेरा वास्ता है। प्रॉपर्टी से वास्ता है तो यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट है वो भी इस वजह से आपको मिल पा रहा है क्योंकि किसी ने ये आइडिया दिया था, फिर वो सिस्टमैटिक वे में आइडियाज बन गए, तो कहा गया कि ये बेस्ट रहेगा, तो जाकर आपको प्रॉपर्टी का राइट मिल पाया। आप इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे क्योंकि आप ऐसे समय में जी रहे हैं क्योंकि जहां पर आपके आसपास ये मिल रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, आज के समय में भी, जहां पर लोगों को ऐसे अधिकार होते नहीं है जैसे मैं और आप, हम यहां पर भारत में एंजॉय कर रहे हैं। राइट? तो यानी कि आप सबको चाहिए जस्टिस, न्याय चाहिए जी हमें। तो आप कहेंगे सर मुझे न्याय से मतलब नहीं है, मैं तो कोर्ट जाता ही नहीं हूं सर, मुझे क्या जस्टिस से लेना देना, और क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? अच्छा, क्या जस्टिस का मतलब केवल कोर्ट होता है? नहीं। मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स मनी, यानी कि जो आपका, हमारे टैक्स का पैसा है, केवल कुछ ही लोगों को दे दे, राइट, और आपसे और ज्यादा टैक्स वसूले, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ इनजस्टिस आएगी कि नहीं आएगी? मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ऐसा ना हो, सरकार ऐसा ना करे, तो इसके प्रिंसिपल्स कहां मिलते हैं? आइडियोलॉजी में मिलते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं कि कैसे ये जस्टिस के कॉन्सेप्ट बनाए जाएं जिससे कि आप सब खुश रहें, आप सब प्रोग्रेस करें। तो यानी कि फेयरनेस, जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी, ये सब आइडियाज आज के समय के प्रेवलेंट आइडियाज हैं। जैसे कि ये पेन है, क्या ये पेन एंशिएंट टाइम से ऐसे काम करता था? आप कहेंगे नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो अभी बना है कि नहीं? तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट भी हमेशा काम नहीं कर, मतलब हमेशा से नहीं थे। एक निश्चित समय में कुछ लोगों ने ऐसा सोचा, जरूरत लग रही है कुछ नया करने की, तो फिर ये कॉन्सेप्ट्स आए। आज के इस वीडियो में हम इनका एक एक करके इवोल्यूशन देखेंगे, मतलब ऑपरेशन कर देंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक का। ये जो टर्म आप देख रहे हैं, कंजर्वेटिव, लिबरल, कम्युनिस्ट, फासिस्ट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में अभी समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि इतिहास
और कंडीशन, मतलब इतिहास में कंडीशन, उन सबसे शेप होती आई हैं आइडियोलॉजीज, राइट। तो ये बेसिक फैक्ट है कि हालांकि आइडियोलॉजी एंशिएंट टाइम से हम देखते हैं, लेकिन ये जो टर्म जो है ये पॉपुलर हुई मिस्टर डेसेट ने जब कहा कि आइडियोलॉजी, जैसे कि बायोलॉजी जूलॉजी सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी जूलॉजी, तो इसी तरीके से आइडियोलॉजी, यहां पर हम वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वर्ल्ड की, दुनिया की। क्या है वर्ल्ड? आप कहेंगे जो दिखता है वही है वर्ल्ड, जो दिखता है वही है वर्ल्ड। आपको नहीं लगता कि साइंटिफिक डिस्कवरीज से और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में लॉजिक से, डिस्कवरी से हमने वर्ल्ड को चेंज भी किया है? आप कहेंगे कैसे? चलिए बताते हैं कैसे। हम कह सकते हैं दुनिया दो भागों में डिवाइडेड है। एक है मेटीरियल वर्ल्ड। मेटीरियल वर्ल्ड कैसे? जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ये बोर्ड मैं टच कर सकता हूं, आप कहेंगे यस सर दिस इज द मैटर, राइट। मेटीरियल वर्ल्ड है सर ये, राइट। और एक है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज जो हमारे अंदर चल रहा है, ये यहां पर है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। आइडियोलॉजी का जन्म यहां पर है। इसके बाहर ये मेटीरियल वर्ल्ड है, इसके अंदर आइडियोलॉजीज बनती हैं। तो आप कहेंगे अच्छा कुछ रियल नहीं है, मतलब सब दिमाग का ही धुआं है, ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा मुझे बताइए, एक समय था एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, जब आप मोनार्की के अंडर जीते थे, यानी कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो राजा के पास कंप्लीट कंट्रोल, राइट। तो उस समय पर अगर आपको राजा खराब मिल गया, ठीक है, क्योंकि हेरिडिटरी रूल चल रहा है भाई, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राइट, काबिल थोड़ी ना बनेगा, राजा का राजा बेटा बनेगा। तो अब पॉइंट ये है, अगर जो राजा बना है वो आपका एक्सप्लॉयटेशन करे, तो क्या आपके पास चॉइस है कि आप रेबेल कर दें उसके खिलाफ? माय फ्रेंड, यू डोंट हैव एनी चॉइस। क्योंकि उस समय पर अगर हम यूरोप की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर आइडियोलॉजी वो थी टू जस्टिफाई रूल ऑफ अ किंग, दैट वाज डिवाइन राइट्स थ्योरी। आप कहेंगे क्या है ये, जरा समझिएगा कैसे शेप होता है हमारा वर्ल्ड, फिर मैं इससे कनेक्ट करता हुआ आऊंगा। डिवाइन राइट्स थ्योरी, एक एक वर्ड को ब्रेक कर लीजिए। डिवाइन राइट्स, डिवाइन का मतलब क्या होता है भाई? डिवाइन का मतलब होता है गॉड, ये बात तो पता है आप सबको, है ना। डिवाइन का मतलब गॉड। हम किसके राइट्स की बात कर रहे हैं? हम किंग के राइट्स की बात कर रहे हैं। यानी कि किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है ऑन अर्थ, इन योर स्टेट, इन योर एरिया। अब अगर किंग बैड भी है, अगर आपने रेबेल कर दिया किंग के खिलाफ, तो मुझे बताइए ऐसा नहीं होगा कि आप गॉड के खिलाफ जा रहे हो? गॉड के खिलाफ जा रहे हो। यानी कि मिडिवल टाइम में यही प्रेवेलेंट आइडियोलॉजी थी, प्रेवेलेंट आइडियाज थे। एग्जाम्पल, जैसे कि मिडिवल टाइम में आपकी लाइफ का जो सेंटर था वो गॉड था, और गॉड क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये कौन एक्सप्लेन करेगा? अरे रिलीजन एक्सप्लेन करेगा। यानी कि रिलीजन एक्सप्लेन करेगा, तो यानी कि रूल जो भी कर रहा है उसमें क्लर्गी जो होगी वो अपना इंपॉर्टेंट रोल रखेगी कि नहीं रखेगी? अरे बिल्कुल रखेगी। क्लर्गी का मतलब है जो धर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वो और राजा दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे। क्लर्गी कहेगी राजा तुम टेंशन ही मत लो, हम लोगों को बताएंगे कि तुम ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हो भाई। अगर ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हो तो तुम्हारे खिलाफ जनता अगर गई तो मतलब गॉड के खिलाफ गई। अब गॉड के खिलाफ जाने की हिम्मत है क्या आप में भाई? नहीं है ना। तो इससे होगा क्या? इससे यू आर गोइंग टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आप कहेंगे सर ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है? ब्रेक कर लीजिए फर्दर वर्ड को। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि भाई कुछ यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग, एंड पॉलिटिकल का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ रूल। यानी कि जो भी राजा रूल कर रहा है उसने जो कहा है आप उसको ऑब्लाइज करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बताइए क्या अचीव होगा? स्टेबिलिटी अचीव होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मुझे बताइए कि एक तरीके से बड़ा शानदार दिमाग लगाया गया था कि राजा ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, क्लर्गी ये बताती रहे, राजा क्लर्गी को सपोर्ट करता रहे, जो इनको पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो विश्वास प्रमोट कराना है वो कराते रहिए, और अल्टीमेटली आप अपने राज में स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे कि नहीं करेंगे?
करेंगे, क्योंकि जनता स्टेबल बनी रहेगी, राइट। तो आप कहेंगे सर वाह, ये तो बहुत शानदार बात हुई। तो इससे आपको पता लगा कि आइडियोलॉजी के बारे में एक बात कही जाती है कि आइडियोलॉजी रूलिंग क्लास के आइडियाज होते हैं, यानी कि ये है रूलिंग क्लास। ये रूलिंग क्लास जिस तरह के आइडियाज को, जिस तरह के विश्वास को आपके अंदर बैठाना चाहती है, वही आपके, यू कैन से, वही आपका वर्ल्ड व्यू होगा। आपको पता लगा कि आइडियोलॉजी आपका वर्ल्ड व्यू तय करती है। दुनिया के प्रति आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, सच क्या है। हर किसी को तो सच की जरूरत है। देखिए क्लर्की बता रही है सच ये है बेटा, डिवाइन राइट थ्योरी, इसी को मानो, राइट। तो हर कोई सोचेगा यार मेरी तो अपनी लिमिटेशन है, मैं तो कितना ही सोच पाता हूं। तो अगर क्लर्की ने ये बताया है, राइट, तो भाई सच ही होगा, यानी कि वर्ल्ड व्यू आपको प्रेजेंट कर रही है। आप कहेंगे सर फिर हम मानते क्यों हैं? क्योंकि हम सब की एक जरूरत है, वो पता है क्या है? हम चाहते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कलेक्टिव बिलोंगिंग, आप कहेंगे मतलब क्या? मतलब हम सब जुड़ा रहना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि जो सब लोग विश्वास कर रहे हैं वही सच है, मैं सबके साथ रहूं और मैं इसी से दुनिया की सेंस बनाता रहूं। तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आपको वर्ल्ड व्यू प्रोवाइड कर रही है आइडियोलॉजी। आपको नहीं लगता ये रूलिंग क्लास के आइडियाज भी हो सकते हैं? रूलिंग वर्ग, मैं क्लास वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आगे मैं इसको ले जाऊंगा मॉडर्न टाइम तक, तो वहां पर क्लास वर्ग एक शब्द भी आएगा। बट आप ये तो जानते हैं कि हाँ भाई, जो रूलिंग क्लास है वो जैसा चाहती है, जिसको पॉपुलराइज करती है, आपके विश्वासों पर उसका प्रभाव पड़ता है, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब जरा इस पर आ जाइए दोबारा। वर्ल्ड दो तरह के, मेटल वर्ल्ड और आइडियाज, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी कहते हैं। मैंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि स्पिरिचुअल से कई लोग समझते हैं अच्छा सर रिलीजन की बात करें। नहीं नहीं, रिलीजन में और स्पिरिचुअल में डिफरेंस होता है, राइट। इस वजह से मैंने बेटर वर्ड चूज किया आइडियाज। एग्जाम्पल देता हूं। जो लोग कह रहे हैं सर आइडिया से कुछ नहीं फर्क पड़ता, सर ये देखो, सर ये ट्यूबलाइट है, सर ये कैमरा है, सर मेटेरियल वर्ल्ड यही रियलिटी है और कोई रियलिटी नहीं है। अच्छा, कोई और रियलिटी नहीं है? जब यहां पर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था मिडिवल टाइम में, अगर किंग बैड है तो रिलीजन, क्लर्की कह रही है कि बैड है ना, तो गॉड चाहते हैं। आप कहोगे गॉड चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? तो क्लर्की कह रही है गॉड इस वजह से चाहते हैं जिससे, सो दैट यू कैन एंड्योर पेन, सो दैट यू कैन गेट प्योरिफाइड, योर सोल कैन बी प्योरिफाइड। तो आप कहोगे अच्छा यही बात मिस कर रहा था मैं, यानी कि मुझे पेन झेलते रहना चाहिए, प्योरीफाई होते रहना चाहिए, राइट। और आप प्योरीफाई होने के चक्कर में निकल पड़े, मतलब आगे खत्म हो गए, ऐसे ही चलता रहा सिस्टम। लेकिन जब मिडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम आया, ये मिडिवल टाइम में सबसे पॉपुलर था, राइट। अब मिडिवल से जब मॉडर्न टाइम आया, तो मॉडर्न टाइम में आपको इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो कई स्कॉलर्स थे उन्होंने दिमाग लगाया। कब तक ये एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा भाई? अब उन्होंने भी दिमाग क्यों लगाया? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन की एक सीमा होती है। अगर उससे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसी भी व्यक्ति का होता है तो वो लोग उठ खड़े होते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है? रेबेलियन हो जाता है, रिवोल्यूशन हो जाता है, फिर एनार्की आ जाती है, मतलब अनस्टेबिलिटी हो जाती है। भाई मुझे बताइए, आपके साथ अन्याय 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 होता रहे और धर्म की बातें आपको बताती जाती रहें, तो एक सीमा होगी ना, उसके बाद तो आप भी कहोगे मुझे तो एक्सप्लेनेशन चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा फीचर था कि यहां पर लॉजिक को प्रमोट किया गया। लॉजिक, तर्क, जिसको हम कहते हैं रेशनैलिटी को प्रमोट किया गया, रेशनैलिटी। और यहां पर साइंस, यानी कि साइंस लॉजिक के बेसिस पे ही तो होती है। जब यहां पर कहा जा रहा था धरती फ्लैट है जी, तो आप इससे दूर चले जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो मॉडर्न टाइम में आइडिया आया, दैट वाज एन आइडिया। जैसे कि मॉडर्न टाइम में आइडिया आया कि यार जब इंसान साइंस में तरक्की कर रहा है अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके, और इंसान उन बातों को गलत साबित कर दे रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन से, वेरिफिकेशन से कर दे रहा है। जो ये कह रहे थे कि नहीं जी धरती फ्लैट है, पता लगा गैलीलियो केपलर कह रहे हैं यार झूठी बोला जा रहा है आपसे। तो अब यहां पर जो मॉडर्न टाइम था, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट थी, जो एज ऑफ रेनेसा था, उसने कहा कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया।
अब क्या गड़बड़ है? तो पता लगा इफ मैन इज रेशनल और मैन हैज शोन कि जहां पर कहा जा रहा था कि अगर कोई बीमारी फैल गई तो प्रे की जाएगी, बच गए तो ठीक है, और अगर खत्म हो गए तो चाहते थे ईश्वर किंगडम ऑफ गॉड में आना आपका, राइट? तो पता लगा कि नहीं यार, यहाँ तो डिस्कवरीज हो गई, कुछ मेडिसिन की, एंटीबायोटिक्स की, इंसान बच जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को समझ में आया कि ऑल विच वॉज टोल्ड टू अस वॉज नॉट ट्रुथ, राइट? सो यानी कि अब हमें नेक्स्ट आइडिया पे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आइडिया क्या किया जाए? कहा गया कि डिवाइन राइट्स थ्योरी एक झूठ था, सच्चाई कुछ और है, और सच हमें कुछ ऐसा ही बनाना है जो लोगों को बचा सके ऐसे एक्सप्लोइटेशन से। तो ऐसे में मॉडर्न टाइम में आइडिया आया कि भाई जो स्टेट है वो गॉड ने नहीं बनाई, जैसे यहां पर किंग गवर्नमेंट चला रहे थे, किंग होल्ड कर रहे थे पावर, कह रहे थे गॉड ने बनाया, नहीं, हमने कहा गॉड ने नहीं बनाया होगा, लोगों ने बनाया होगा। क्योंकि पीपल आर रेशनल, तो पीपल ने एक समय पर जब कोई गवर्नमेंट नहीं होगी तो उस समय सोचा होगा यार बिना गवर्नमेंट के तो हम नहीं रह सकते, आपस में क्लैशेस हो सकते हैं, जैसे अभी आगे मैं बताऊंगा, कहानी में कनेक्ट करूंगा हॉब्स के आइडियाज को। तो ऐसे में एक आइडिया आया कि क्या पता स्टेट को, ये पूरे सरकार को, ये रूल को शुरुआत में खुद लोगों ने ही बनाया हो, अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया हो। तो अगर लोगों ने बनाया है तो ऐसे में सरकार को लोगों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी कि ऐसे में सरकार को आर्बिट्री मैनर में, आर्बिट्री का मतलब था बिना किसी लॉजिक के ऐसी किसी को कुछ भी कर देना, इस बात को तो बंद करना चाहिए। आर्बिट्री मैनर में काम नहीं करना चाहिए। किंग आर्बिट्री मैनर में काम कर सकता था। किंग को आज मूड खराब है, आप सामने आ गए, किंग ने कहा ठीक नहीं लग रहा, कुछ उसने क्राइम किया है, 100 कोड़े लगाओ। किंग का मूड अच्छा है, छोड़ दिया। ये नहीं चलना चाहिए। देयर शुड बी सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, and if someone does not follow that set of standard, then action should be taken against that person. तो वहां पर काफी सारे फ्रीडम थी इसमें, तो कहा कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो लेकिन यहां पर क्या होगा? स्टेट इज बाउंड टू वर्क फॉर द पीपल। आपको नहीं लगता कि एक आइडिया था डेमोक्रेसी, और मॉडर्न टाइम में ये जो आइडिया है अब ये आपकी रियलिटी है? तो जो लोग कह रहे थे कि सर मैटेरियल रियलिटी ही सच है, हो सकता है सबसे पहले तो मैटर के बारे में जो आप समझते हैं वो भी सीमित ही समझते हो। जैसे कि इस कैमरा और मेरे बीच में कुछ आपको दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा, क्लैरिटी है। लेकिन अगर आप जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए साइंस में, तो पता लगा है अगर माइक्रोस्कोपिक विजन से देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन बिटवीन। तो हमें जो दिखता है अगर हम उसी को सच मानेंगे तो शायद वो पूरा सच नहीं होगा, हमें उसके बियॉन्ड जाना चाहिए। तो बियॉन्ड साइंस में भी जाते हैं, बियॉन्ड आइडियाज में भी जाते हैं। डेमोक्रेसी शुरुआत में एक आइडिया था, फिर वो एक रियलिटी बनी कि नहीं बनी? रियलिटी बनी, और रियलिटी बनी तो आप हम अब डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी होगी। अगर हमें सरकार ठीक नहीं लगती, हमारे लिए काम नहीं करती, तो हम सरकार को बदल भी देते हैं। तो मुझे बताइए, जो मटेरियल वर्ल्ड में आपकी रियलिटी है, जो आउटकम्स हमें एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहने से मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता वो आइडियोलॉजी से आ रहे हैं? तो यानी कि इसकी तो सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए भाई, समझ इसकी होनी चाहिए कि कैसे आइडियोलॉजी बनी है, तभी तो पता लगा पाएंगे कि आज के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट किन आइडियोलॉजी से कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यही बता, कलेक्टिव बिलोंगिंग है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, रेजीम पहले आपका डिवाइन राइट्स थ्योरी, तो अभी हमने कहा कि नहीं, लोग सोर्स हैं, यानी कि सोसाइटी ने ही बनाया होगा, लोगों ने बनाया होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। उसको एक टर्म भी दी जाती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक तरफ स्टेट का ओरिजिन गॉड, दूसरी तरफ स्टेट का ओरिजिन बाय पीपल वाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने खुद बनाया होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल की पहली लाइन क्या है? बताइए कमेंट्स में। वी द पीपल, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग एक्चुअली खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी हो गई? ये तो वही वाली बात हो गई कि लोगों ने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जिससे स्टेट बनी है। लोगों ने खुद को, ऐसा क्यों? जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई अल्टीमेटली सोर्स ऑफ पावर कौन है? हम भारत के लोग हैं। अल्टीमेटली जो स्टेट है, जो सरकार है,
वो दायरे में काम करेगी जो दायरा कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दिया है, राइट। तो यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी गई वो इस वजह से लिखी गई कि किसी ने बहुत पहले इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में सोचा, तभी जाकर ऐसे प्रिंसिपल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए, तभी जाकर हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कि एक स्टेबिलिटी है। हम कई बार इस बात को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। आसपास देखिए, पाकिस्तान, म्यांमार, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कारण वहां पर कैसे मिलिट्री इतनी ताकतवर हो गई, म्यांमार में कैसे मिलिट्री इतनी ताकतवर हो गई, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियाज थे वहां पर ऐसा स्कोप देखा गया। वहां के जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे उसको काउंटर नहीं किया जा सका। तो इसी वजह से इन पॉलिटिकल इंसाइट्स का समझ होना और एप्लीकेशन होना आपके हमारे प्रेजेंट और भविष्य को मजबूत बनाता है, राइट। तो इस यानी कि हम कह सकते हैं कि ओबीडियंस भी स्टैब्लिश होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया आपको, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, एक आइडिया प्रमोट कर दीजिए, लोग उसके लिए ओबीडियंट हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कुछ और एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल लीजिए नाजी जर्मनी का। जर्मनी में हिटलर ने, अब जरा सुनिएगा, यहां नहीं लिखा, जो मैं बात कर रहा हूं उसको सुनिए, ये तो रेफरेंस के लिए है आपके, अपलोड हो जाएगी पीडीएफ वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में। पहले जेनेटिक अल्ट्रा नेशनलिज्म, पहले जेनेटिक अल्ट्रा नेशनलिज्म। ध्यान दीजिए, जब भी मैं इज्म की बात करता हूं, इज्म, तो इज्म मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सम आइडियोलॉजी, सेट ऑफ आइडियाज having particular objective, these ideas having some common link, right? कोई philosophy, कोई आइडियोलॉजी। आप कहेंगे बताइए एग्जांपल। जैसे मैंने कहा पैलिनजेनेटिक अल्ट्रा नेशनलिज्म, ठीक है। वर्ल्ड इज रूल्ड बाय आइडियाज। नाजी जर्मनी में ग्रिफिन एक स्कॉलर हुए, रॉजर ग्रिफिन, उनके सेट ऑफ आइडियाज थे, बड़े सिस्टमैटिक वे में उन्होंने प्रेजेंट किए, इसका इस्तेमाल हुआ। जब भी दुनिया में कोई लीडर अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता हो, मास सपोर्ट चाहता हो, तो वो इसका इस्तेमाल करता है। जैसे नाजी जर्मनी में हुआ था। पैलिनजेनेटिक नाम क्यों पड़ा? पैलिन आप कनेक्ट कीजिए, जैसे पैलियो, सुना आपने? पैलियोलिथिक एज हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो यानी कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हिस्ट्री का कि जब से कुछ नया हुआ हो। जेनेटिक अल्टरनेशनलिज्म तो कनेक्ट हो रहा होगा, यानी कि एक ऐसा समय, एक ऐसा आइडिया, सेट ऑफ आइडियाज जिसमें कहा जाता हो कि भाई आपके देश में ना अब रीबर्थ होने वाला है, आपके नेशन का, मतलब आपके नेशन का रीबर्थ होने वाला है। मतलब आप अगर मुझे सपोर्ट कर दें, समझ लीजिए आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप रीबर्थ को सपोर्ट कर रहे हैं अपने नेशन के। यानी कि नई ऊर्जा, नया विश्वास, नया देश चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पुराने तौर तरीकों से, पुराने सिस्टम से तो बोर हो गए होंगे, काफी समस्याएं आप झेल रहे होंगे। कहेंगे बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी समस्याएं हैं जी। तो रीबर्थ का आइडिया हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे है। तो इससे कहा गया कि देखो कब तक पार्लियामेंट को सपोर्ट करते रहोगे? पार्लियामेंट में दीज पीपल आर वेरी वीक। वो बोलने में, बैठने में, सोने में, कभी नहीं आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं देश का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहोगे बिल्कुल सही। आपको तुरंत एक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल सही। आपको अपने देश को महान बनाना है कि नहीं बनाना है? कहोगे बिल्कुल सही। आपको बताया जाए अरे तुम तो सुपीरियर रेस हो यार, अभी तक तुम्हें दबाया गया है, तुम्हारी असलियत को कभी बाहर आने नहीं दिया गया, सिस्टमैटिकली तुम्हें कंट्रोल किया गया है, आप कहोगे बिल्कुल सही। इतने सही हो गए, अब तो बताइए करना क्या है? मैं कहूंगा सपोर्ट करना है, और क्या करना है? और सपोर्ट करना एक लीडर को, पूरी पावर उसको। आप कहोगे बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि त्वरित एक्शन लेने हैं ना भाई, तभी तो रीबर्थ होगा देश का। और ये बता दीजिए, जब भी कोई बर्थ होती है तो कुछ ब्लडशेड होता है कि नहीं होता है? बिना खून बहे कोई भी नया जन्म होता है क्या? आपका, हमारा, किसी का जन्म बिना ब्लडशेड के हुआ है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही।
तो बिना ब्लडशेड के नहीं हुआ। तो जो भी देश के दुश्मन हैं, जो देश को कमजोर करने पर तुले हुए हैं, जो मुझको पावर में आने से रोकने में तुले हुए हैं, उनका अगर कुछ ब्लडशेड हो जाए तो देश का उससे रिबर्थ हो जाए, तो बोलिए क्या? बिल्कुल सही। तो एक तरीके से, इस तरीके से आपका ये समझ लीजिए पूरा सपोर्ट ले लिया कि नहीं ले लिया। जब एक लीडर को आपने इतनी पावर दे दी, डिसेंट को आपने सप्रेस करने में सपोर्ट दे दिया, तो अब क्या होगा? अब होगा कंट्रोल। बोलिए बिल्कुल सही। तो इस तरीके से जो आइडियोलॉजी है वो शेप करती है सिस्टमैटिकली आपको, राइट? तो आइडियोलॉजी के 3 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला, आप सब तभी सपोर्ट करोगे, तभी अपना वर्ल्ड व्यू उसमें देखोगे जब आपको पास्ट में जो हुआ उसको लॉजिकली समझाया जाए। आप कहोगे बिल्कुल सही, कारण आइडियोलॉजी का एक कंपोनेंट है पास्ट, एक कंपोनेंट है प्रेजेंट और एक कंपोनेंट है फ्यूचर। मतलब पास्ट में जो हुआ आपको लॉजिकली बता दिया जाए कि देखो पास्ट में इस वजह से ऐसा हो रहा था। मेरी आइडियोलॉजी बता रही है तुम्हें एग्जैक्टली, तुम्हें ज्ञान दे रही है, सच्चाई का ज्ञान। तो ऑफर एन अकाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, तो एक पास्ट का बताएगा और एग्जिस्टिंग ऑर्डर के बारे में बताएगा, एग्जिस्टिंग ऑर्डर में ऐसा क्यों चल रहा है। जैसे कि हिटलर ने भी किया, हिटलर ने बताया कि भाई जर्मनी आप इस वजह से वीक हैं, कारण बताया। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आपको तोड़ा गया है बाय दीज पावर्स। तो लोगों ने कहा बिल्कुल सही। तो यानी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऐसा क्यों है। फिर इसके बाद फ्यूचर ब्राइट कैसे हो सकता है, एडवांस अ मॉडल ऑफ डिजायर्ड फ्यूचर। डिजायर्ड फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तभी लोग फॉलो करेंगे। तभी जब लोग फॉलो करते हैं तभी जाकर वो गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस और यू कैन से पॉलिसीज उसको इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू कैन नॉट थिंक ऑफ पॉलिटिक्स विदाउट पीपल। तो लोग आपकी बात को समझें, सपोर्ट करें, उसी बेसिस पर कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज आ सकता है। तो यानी कि प्रेजेंट ऐसा क्यों है, फ्यूचर ब्राइट क्या है और वो कैसे होगा, हाउ पर फोकस करो। तो ये एलिमेंट होते हैं हर एक आइडियोलॉजी की। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से समझाइए, सर बात समझ में नहीं आई। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं मार्क्स। नाम तो सुना ही होगा, राइट? तो मार्क्स किस टाइम पर आए? मार्क्स ऐसे समय में आए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था यूरोप में। तो मार्क्स वाज बोर्न इन प्रशिया, जहां पर आज मतलब ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब ही वाज ऑब्जर्विंग द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरोप। प्रशिया में वो थे, फिर कुछ समय फ्रांस में रहे, एटसेट्रा। बट द पॉइंट हियर इज, मार्क्स ने जो ऑब्जर्व किया वो था एक्सप्लॉयटेशन। तो मार्क्स ने पहला कंपोनेंट हमने यहां पर जो मेंशन किया प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में कहा कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है। तो आप खुद ही बताइए, अगर सिस्टम कैपिटलिस्ट है, मतलब कि सिस्टम में इंडस्ट्रीज में कुछ तो है, इंडस्ट्रीज के मालिक, उसको हम कहेंगे, उनको हम कहेंगे कैपिटलिस्ट, ठीक है। कुछ है इंडस्ट्रीज में वर्कर्स, ठीक है। तो वर्कर्स तो आप समझते ही हैं, वर्कर्स, राइट। मार्क्स ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम इस वजह से गरीब हो कि तुम्हारी नियति या तुम्हारे स्किल्स गरीबों वाले हैं। मार्क्स कह रहे हैं झूठ बोला गया तुम्हें, यू आर लिविंग इन फॉल्स कॉन्शियसनेस। तुम कॉन्शियस तो हो लेकिन भ्रम में कॉन्शियस हो, भ्रमित चेतना है तुम्हारी, फॉल्स कॉन्शियसनेस। आप कहोगे समझ में नहीं आया। मार्क्स कह रहे हैं समझोगे तो सही, अभी सुनो तो सही, समझ में आएगा। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको समझना है। लॉजिक हर किसी के पास है, और लॉजिक इज पॉलिटिकल साइंस, राइट। हर किसी को समझ में आएगा। तो मार्क्स कह रहे हैं कि एक्चुअली सिस्टम ऐसा बनाया गया कैपिटलिस्ट द्वारा। मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट बनाया 50 रुपए का, मतलब 50 रुपए में आपने इसमें रॉ मटेरियल लगाया, इसी में आपकी लेबर इंक्लूड है, इसमें आपके मिसलेनियस खर्चे हैं, और आप उस प्रोडक्ट को बेच पा रहे हो 200 रुपए का। और आप एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हो जहां पर जो स्टेट है, यानी कि गवर्नमेंट जो है, वो मिनिमम रेगुलेशन कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है देखो ना तो हम लेबर लॉज बनाएंगे, हमें नहीं पड़ी इसकी कि वर्कर को कितना पैसा दे रहे हो तुम, या कैसी वर्किंग कंडीशन में रख रहे हो, कितना काम कर रहे हो, जो करना है करो। ये वो समय था जब
जिसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। अभी आएगा वो भी स्टोरी, आगे आएगी, पर द पॉइंट इज आइडियोलॉजी का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं। यानी कि एक ऐसा समय जहां पर ये ऑफिशियली माना गया कि ये बेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कोई भी आइडियोलॉजी जब कोई प्रिवेल करती है तो वो बेस्ट केस सिनेरियो देकर प्रिवेल करती है। वो अलग बात है उसके बाद में नेगेटिव आउटकम हो जाए, बाद में लोग उसको क्रिटिसाइज करें, क्या ही यार तुमने बर्बाद कर दिया, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट करती है विद कि बेस्ट केस सिनेरियो ऐसा ही होगा। जैसे कि मार्क्स ने ऑब्जर्व किया कि यार ये कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि दुनिया में अगर गरीबी को भगाना है तो इन कैपिटलिस्ट को खुली छूट दे दो, सरकार को बैकफुट पर कर दो। तो ऐसे में जब ये कैपिटलिस्ट ज्यादा पैसा कमाएंगे तो जाहिर सी बात है राजा के पास, या जो भी रूलर है उसके पास ज्यादा पैसा आएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसके पास ज्यादा पैसा आएगा, वो भी मजबूत हो पाएगी और गवर्नमेंट भी कम टैक्स रखे, फायदा गवर्नमेंट का ही है। आप कहेंगे कैसे? ये कैपिटलिस्ट अगर जितना ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे कितने सारे लोगों को भी तो नौकरी मिलेगी, ऐसे ऐसी बातें कही गई, वेल्थ जनरेशन ज्यादा होगा। फेमस स्कॉलर एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, उन्होंने प्रपोज किया था दिस आइडिया ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। लेकिन मार्क्स ने अपने समय में आते आते इसके नेगेटिव इंपैक्ट ऑब्जर्व किए। तो मार्क्स ने कहा अब 200 रुपए का इसलिए बेच पा रहा है कि कोई कंट्रोल नहीं है कितने का बिकना है कितने का नहीं, क्योंकि वो तो कहकर चले गए एडम स्मिथ कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, यानी कि डिमांड और सप्लाई ये इनविजिबल हैंड है, इन्हीं से डिसाइड होगा कि कोई चीज कितने बिकेगी। किसी भी बात को रटने की जरूरत नहीं होती पॉलिटिकल साइंस में, हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए कि ये बात कही क्यों कहा ये फ्री हैंड, ये डिमांड सप्लाई, व्हाई दिस, द रीजन इज अगर फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट का मतलब होता है कंपटीशन ओपन, मतलब जिसको कोई चीज बनानी है बनाओ। एग्जांपल देता हूं, चलिए कनेक्ट करिएगा, ठीक है, कनेक्ट करिएगा इस बात को। अगर फ्री मार्केट है तो उन्होंने कहा कि फायदा ऐसा होगा कि अगर कितने सारे बनाने वाले होंगे तो अल्टीमेटली वही अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्वालिटी में बेस्ट और चीप। तो अल्टीमेटली जब क्वालिटी में बेस्ट के लिए कंपटीशन है और कंपटीशन क्वालिटी का है और चीप है तो कंपटीशन है, तो अल्टीमेटली कस्टमर का तो फायदा ही होगा ना। अब आप कहेंगे सब फायदे की बात चले, नुकसान क्या है? नुकसान ये है जब वो 200 का बेच रहा है तो यहां पर 150 रुपए वो हो गया सरप्लस। अब अगर बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन 50 रुपए असेंबली लाइन से 200 रुपए का बेचा, 150 रुपए इकट्ठे हो गए। तो अगर 150 रुपए में से 50 रुपए और 50 रुपए अलग से इसने रखे इसी असेंबली लाइन को, ऐसे ही इन्वेस्ट किया, तो 200 रुपए का फिर बेचा, 200 रुपए का फिर बेचा, तो ऐसे में कुल मिलाकर 150 रुपए का फिर प्रॉफिट हुआ। ये केवल सिंपल ये जो डायनेमिक्स है ये आपको बता रही है कि देखो फिर इसके पास 150 रुपए इकट्ठे हो गए। यानी कि हम जिस समय में जी रहे हैं वहां पर पैसा कमाने का तरीका है बिजनेस। कारण क्योंकि बिजनेस से ही आपके पास सरप्लस इकट्ठा होगा, जिसको आप दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास दोबारा इकट्ठा होगा। जो वर्किंग क्लास है वो यहां पर है, इसको मिलेगी सैलरी, राइट। प्रॉफिट इसी तरीके से एक्यूमुलेट होता है और इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत कम समय में कैपिटलिस्ट बहुत ज्यादा तेजी से अमीर हो जाते हैं। आप कहेंगे ठीक है अमीर हो गए, जलन की बात क्या है भाई, इन्वेस्ट भी तो किया उन्होंने, तर्क भी तो लगाया उन्होंने। मुद्दे की बात यह है कि मार्क्स जिस समय में थे उस समय में हालात ऐसे नहीं थे जैसे आज आप देख रहे हो। यानी कि आज के समय में तो आप लेबर लॉज देखते हो, मिनिमम वेजेस की बात देखते हो, लेबर कमिश्नर होते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। तो मार्क्स ने कहा कि जब कंपटीशन होगा कि सेल करना है क्वालिटी का और चीप, तो अल्टीमेटली क्या कैपिटलिस्ट रॉ मटेरियल पर फोकस करेगा कि मैं रॉ मटेरियल सस्ता कर दूं? नहीं। क्या कैपिटलिस्ट मिसलेनियस खर्चों पर जरूर ये कम करेगा? नहीं। कैपिटलिस्ट हो सकता है कहे कि मैं मशीन ले आता हूं, कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर दूंगा, लेबर बाहर, मार्केट में लेबर बाहर। तो ऐसे में जब ज्यादा लोग जॉब के लिए घूम रहे हैं तो मुझे बताइए उनकी डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? अरे डिमांड का क्या होगा भाई, जब सप्लाई लेबर की ज्यादा हो गई क्योंकि अब मशीनें आ गई, तो उस लेबर से कहेंगे कि देखो भाई 200 रुपए में काम करते हो तो चलेगा, वो कह रहा है मुझे तो पहले 300 मिलते थे, 200 में करते हो तो चलेगा, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? या उससे कहा जाएगा कि अगर काम करना है तो देखो ज्यादा काम कर लो तो मिल जाएगा इतना। तो अल्टीमेटली लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मार्क्स ने ऑब्जर्व किया 15-15 घंटे काम कराया जा रहा है, मेहनताना केवल इतना दिया जा रहा है कि वाला आज का काम कल चल जाए, कल का ना चले। तो इस तरीके से मार्क्स ने ऑब्जर्व किया
कि भाई अल्टीमेटली ये दुनिया कैपिटलिस्ट और वर्कर में डिवाइडेड है इस समय पर। मार्क्स ने, मैंने क्या कहा, हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हाउ, प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाएंगे, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। और वो फ्यूचर क्या होना चाहिए? डिजायर्ड फ्यूचर, जो आप चाहते हो। भाई डिजायर्ड नहीं होगा तो क्यों ही आप फॉलो करोगे मार्क्स को, है कि नहीं, किसी भी आइडियोलॉजी को। इनफैक्ट हर एक आइडियोलॉजी में मेरे पास ऐसा ही एक्सप्लेनेशन है। हिस्ट्री, तो मार्क्स कहते हैं कि देखो दुनिया केवल आज ही ऐसे डिवाइडेड नहीं है। मार्क्स कहते हैं एंशिएंट टाइम में, देखो एंशिएंट टाइम में भी 2 ही वर्ग थे, एक मास्टर क्लास थी और एक आपकी स्लेव क्लास थी। स्लेव समझते हैं, जो खुद जो है मास्टर की प्रॉपर्टी थे। तो मास्टर और स्लेव, तो मास्टर एक्सप्लॉइटर थे और स्लेव एक्सप्लॉइटेड थे। मार्क्स कहते हैं हर एक समय में 2 ही वर्ग होते हैं, हर एक समय में, उठाकर देख लीजिए, या तो आप एक्सप्लॉइटर हैं या आप एक्सप्लॉइटेड हैं, तीसरा और कोई दर्जा नहीं होता। तो आप किस में हैं? एक्सप्लॉइटर क्लास में है कि एक्सप्लॉइटेड क्लास में? मार्क्स के हिसाब से आप अपना जवाब दीजिएगा। ये एंशिएंट टाइम में चल रहा था। फिर मार्क्स ने कहा मीडिवल में आ जाइए, तो ऐसा भी देखा गया कि स्लेवरी पर कम, स्लेवरी बंद हो जाए, ऐसे प्रयास हुए, काफी हद तक बंद हुई। लेकिन फिर यह भी देखा गया कि लॉर्ड और सर्फ्स, मेजरली यही 2 क्लास थी। लॉर्ड जिनके अंडर बड़ी बड़ी जमीनें थी, सर्फ्स जो उस पर काम कर रहे थे, जो केवल अपना कुछ खर्चा पानी, जो खेती में काम करते थे तो उनको मिल जाता था। लेकिन प्रॉफिट शेयर जो है एग्रीकल्चर से, वो तो मेजर सब लॉर्ड की ही ओनरशिप में था। तो ये लॉर्ड एक्सप्लॉइटर्स थे और सर्फ जो थे वो एक्सप्लॉइटेड थे। तो 2 ही वर्ग थे, तीसरा कोई वर्ग नहीं मार्क्स के अनुसार। मॉडर्न टाइम में आए तो मॉडर्न टाइम में ये है, मार्क्स ने कहा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो अब कैपिटलिस्ट ने कहा राजा से, जहां जहां मोनार्की थी, यार ये लॉर्ड तुम्हें क्या ही दे रहा है, इतने बड़े लैंड से जितना प्रोडक्शन होना है, जितनी खेती होनी है उतना ही होगा। लेकिन अब समय था इंडस्ट्रीज का, मशीन्स का। अब पता लगा मशीन किसी ने लगाई तो उसने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी इतनी हाई डिमांड है, जिससे इतना अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो जो लॉर्ड पूरा 1 साल में कमाकर उसमें से टैक्स का शेयर किंग को देगा, कैपिटलिस्ट कह रहा है मैं उससे ज्यादा दे दूंगा, लेकिन मुझे चाहिए जमीन, और मुझे चाहिए जमीन को बढ़ाने का, प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक। तो मोनार्की जहां थी, मोनार्की ने कहा तथास्तु, मिल गया तुम्हें, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्योंकि तुम इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हो, टैक्स मुझे दे सकते हो, अच्छा है, हमारा वेल्थ जनरेट होगा। तो इसके बाद नई एज आई जिसको हमने कैपिटलिज्म कहा। यहां पर स्टेट का रोल आपने क्या देखा, स्टेट बैकफुट पे, करो तुम्हें जो करना है, जमीन तुम्हारी, जो तुम्हें खरीदनी है एक्सपेंड कर सकते हो, प्रॉफिट शेयर तुम रखो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया। तो कहा गया अब 2 वर्ग थे, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटर और वर्कर्स एक्सप्लॉइटेड। अगेन 2 वर्ग, 2 ही वर्ग हो सकते हैं। तो यानी कि हिस्ट्री बता दी कि नहीं बता दी, प्रेजेंट बता दिया कि नहीं बता दिया, बता दिया। अब फ्यूचर, अब इनसे कहा मार्क्स ने कि वर्कर्स अल्टीमेटली पता है क्या होगा। वर्कर्स ने पूछा क्या होगा, मार्क्स ने कहा तुम्हारा इमेंसिपेशन होगा, यानी कि तुम अब इस हिस्ट्री में जो भी होता आया है उसको बदल कर रख दोगे, इसके आगे कोई शोषण नहीं होगा। उन्होंने पूछा कैसे नहीं होगा, बता दिया फ्यूचर की अब ऐसा आगे आगे जाके शोषण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो मार्क्स ने कहा कि देखो कैपिटलिस्ट जो है ना वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। पूछा गया कैसे, कहा कि देखो कैपिटलिस्ट प्रॉफिट एक्यूमुलेट करता जा रहा है, देखो यहां 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 सब पैसा तो उस पर इकट्ठा हो जाएगा, तो या तो बहुत ज्यादा अमीर या बहुत ज्यादा गरीब, क्योंकि कैपिटलिज्म का जो इंजन है, उसका जो फ्यूल है वो प्रॉफिट है। तो इतने ज्यादा अमीर और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा गरीब। एक तरफ वो लोग जिनको पता ही नहीं कि कितना पैसा हमारे पास, दूसरे वो लोग जिनको पता है यार कितना पैसा है, कैसे चलाना है, बस दिन भर रोज जो है उसी का स्ट्रगल है। तो ऐसे में जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि वो रिवॉल्यूशन में बिल्कुल फिट बैठ सकता है। तो मार्क्स ने कहा कि ऐसा ही होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि रिवॉल्यूशन होगा, और वो भी वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा। मार्क्स ने प्रेडिक्शन करी और मार्क्स ने कहा वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा, और वायलेंस से घबराना नहीं, बर्थ नई दुनिया का बर्थ है भाई। तो हाउ में तो ध्यान रखो, वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा ही होगा। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू यूनाइट टुगेदर, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? वर्कर भी देख रहे हैं यार, खोने के लिए तो वाकई कुछ नहीं है, खोने के लिए है गुलामी, शोषण। मार्क्स ने कहा कि मेरी बात को भड़काने वाला मत समझना,
मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम फॉल्स कॉन्शियसनेस में जी रहे हो, भ्रमित चेतना में जी रहे हो, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो 150 रुपए सरप्लस है ना, दिस इज द रीजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अगर ये इकट्ठा ना होता एक जगह पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इकट्ठा होगा, कैपिटलिस्ट नहीं चाहेगा तुम्हें दे, कंट्रोल कैपिटलिस्ट का इसी के थ्रू तो रहेगा। तो ऐसे में ये रीजन बनेगा एक्सप्लॉयटेशन का। मार्क्स ने कहा रिवोल्यूशन इज द वे, और रिवोल्यूशन के बाद फिर सब में सब कुछ बराबर हो जाएगा, एक ऐसी स्टेज आएगी। मार्क्स ने कहा पहले सोशलिज्म और अल्टीमेटली कम्युनिज्म आएगा। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म स्टैंड्स फॉर कॉमन ओनरशिप, सब में सब कुछ इच्छा के अनुसार, काम के अनुसार मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं है। मार्क्स ने कहा, अब आप पूछोगे वो बेस्ट स्टेज कैसे होगी? मार्क्स ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम फ्री हो अभी? फ्री मतलब फ्रीडम, फ्रीडम है तुम्हारे पास? आप कहोगे बिल्कुल फ्रीडम है मेरे पास। मार्क्स कहेंगे सुबह कहां जाना है तुम्हें? आप कहोगे सुबह तो जॉब पे जाना है मुझे। मार्क्स कहेंगे तुम्हें सुबह जॉब पर जाना है, तुम अपनी खुशी से जा रहे हो, मजबूरी में जा रहे हो? आप में से कुछ लोग कहेंगे खुशी में, लेकिन संख्या कम हो सकती है। ज्यादातर लोग कहेंगे मजबूरी है, देखो ईएमआई देनी है कार की, होम लोन है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो मार्क्स कहेंगे यही तो तुम्हारा दर्द मैं जानता हूं जो प्रेजेंट में बता रहा हूं। मार्क्स कह रहे हैं कि ह्यूमन का जो ट्रू नेचर है उसके दो एट्रीब्यूट हैं, क्रिएटिव एंड सोशल। तुम इसलिए बने हो कि तुम्हें जो काम अच्छा लगता है वो काम कर सको। तुम्हें दिमाग दिया गया नए से नई चीजें सोचने में, ये क्षमताएं दी गई हैं जिससे तुम कुछ नए से नया करो। जो भी काम करो क्लासिक करो, कमाल कर दो, मजे से करो। जैसे पढ़ मजे से रहे हो, शौक से कर रहा हूं मैं ये काम। तो ऐसे में तो मार्क्स इज सेइंग दिस इज व्हाट, इसलिए तुम बने हो। सोशल एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हेन वी कनेक्ट विद ईच अदर, वी लर्न, वी ग्रो, वी एंजॉय, दैट्स आवर ट्रू नेचर। लेकिन मार्क्स कह रहे हैं तुम जिस समय में जी रहे हो कैपिटलिज्म में, उसने तुम्हारा फोकस केवल पैसा 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 पर कर दिया है, और तुम अपने फैसले भी उस गुलामी में ले रहे हो कि मैं वो काम करूंगा जिसमें मुझे पैसा थोड़ा फालतू मिल जाए। क्योंकि तुम्हारा सोसाइटी में स्टेटस इस बात से डिसाइड होगा कि तुम कितना पैसा रखते हो। तो एक तरीके से तुम्हारा ट्रू नेचर, जो तुम क्लासिक काम कर सकते हो, वो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि तुम केवल मजबूरी में जी रहे हो। तो आप कहोगे क्या समाधान है? मार्क्स कहने बता तो दिया समाधान, यही होगा अल्टीमेटली, राइट? तो कहने का मतलब है उन्होंने हाउ भी बता दिया। अब वो अलग बात है कि ये कभी सच हो नहीं पाया, कारण क्योंकि कैपिटलिज्म ने भी अपना चेहरा बदला, जो मार्क्स कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। मार्क्स ने सोचा था कि वर्कर्स की कभी कुछ सोचेगा ही नहीं कैपिटलिस्ट, लेकिन कैपिटलिस्ट ने सोचा। मार्क्स का जब डर आया, जब कई जगह कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन अटेम्प्ट हुए, तो कैपिटलिस्ट को एक बात समझ में आई कि वर्कर के भले में काम करना पड़ेगा। तो फिर सरकारों ने भी वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करी, लेबर लॉज भी आए। तो वर्कर को लगा यार ये तो गलत बोल रहा है मार्क्स, कि मेरे बारे में कोई सोचेगा नहीं सरकार, और सरकार जो है केवल इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास की। देखो सरकार तो सुनती है। तो एक तरीके से मार्क्स को यहां पर डिफीट मिली इन कंटेक्स्ट ऑफ कि जो एक्चुअली वो चाह रहे थे, जो होगा, जो प्रेडिक्शन कर रहे थे, वो नहीं हो पाया। जहां हुआ तो वहां मार्क्स के आइडियाज से नहीं हुआ। कई लोग सोच रहे होंगे सर रशिया में तो हुआ था ना कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, सर चाइना में तो हुआ था ना कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन, लेकिन मार्क्स के आइडियाज से नहीं हुआ था, वो लेनिन के आइडियाज से हुआ था, माओ के आइडियाज से चाइना में हुआ था। क्योंकि मार्क्स नहीं चाहते थे कि कभी भी कोई कम्युनिस्ट पार्टी बने और वो रिवोल्यूशन करे। मार्क्स का मानना था कि स्पॉन्टेनियस होगा। मार्क्स का मानना था कि जब भी कोई पार्टी बनेगी, चाहे वो कम्युनिज्म के नाम पर बने, तो उसमें जो कुछ लोग होंगे उन्हीं के पास पावर कंसेंट्रेट हो जाएगी, और पावर कंसेंट्रेशन के मार्क्स खिलाफ थे। तो एक तरीके से जिन्होंने अपने आप को मार्क्सिस्ट बताया कि हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में बिलोंग करते हैं, तो एक्चुअली उन्होंने मार्क्स को अपने हिसाब से बदल दिया। आई होप यहां तक क्लैरिटी हुई होगी आपको। अब इवोल्यूशन देखिए कैसे हुआ हिस्ट्री का। सब जो हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात करते हैं, तो इसका जो शुरुआत है उसमें पहली आइडियोलॉजी हम आइडियलिज्म को जानते हैं, और आइडियलिज्म यहां पर ग्रो हुआ। यहां पर क्या है? एथेंस, ग्रीस, ये वो वाला एरिया है। फिर इसके बाद जो फर्दर आइडियोलॉजीज हैं, जैसे देखिए आइडियलिज्म, फिर डिवाइन राइट्स किंग, जो अभी मैंने आपको बताया था, राइट? देखिए ये एंशिएंट ग्रीस में हुआ, ये मिडिवल टाइम्स में ग्रो हुआ। तो एंशिएंट ग्रीस में यहां पर, यहां मॉडर्न टाइम में देखिए यहां पर है एंशिएंट ग्रीस, दिख रहा है आपको? ये एंशिएंट ग्रीस है, ये ऐतिहासिक मैप है।
और फिर इसके बाद ये जो एरिया है यूरोप का, जिसको आज हम यहां देखते हैं, इस वाले एरिया में डिफरेंट मोनार्कीज थी, राइट? जैसे ब्रिटिश मोनार्की है ना, फ्रांस मोनार्की, लुई 14 फॉर एग्जांपल। तो इन सब ने एंजॉय किया डिवाइन राइट्स थ्योरी को, ये आइडियोलॉजी, राइट, ये पॉलिटिकल आइडियाज। फिर मॉडर्न टाइम आया, नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। आप कहेंगे ये क्या है? हम सब इस टाइम के इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इन आउटकम के, मतलब वी शुड बी थैंकफुल। आप कहोगे क्यों? क्योंकि यही वो टाइम है जब कहा गया स्कॉलर्स लाइक लॉक, जेएस मिल द्वारा कि भाई अगर इंसान रेशनल है, अगर वो तर्क से, साइंस से काफी सारी चीजें सच की तरह स्टेब्लिश कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान डिजर्व करता है राइट्स, अधिकार। अगर ये बात तय है कि पहली बार जो स्टेट बनाई होगी वो इंसानों ने खुद बनाई होगी, लोगों ने खुद बनाई होगी, और सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए टुवर्ड्स पीपल, तो यानी कि वो सरकार इंसानों के कुछ अधिकारों, यानी कि जो उनके लोग हैं उस टेरिटरी के, उनके कुछ अधिकारों को प्रोटेक्ट करे। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, जरा समझिएगा। मिडीवल, मॉडर्न। मैंने आपको क्या बताया कि भाई मिडीवल की से मॉडर्न की तरफ गए तो ये माना गया कि जो मेन है, जब मैं मेन कह रहा हूं तो विमेन भी है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन भाई विमेन भी है, ठीक है, वो भी रेशनल है, ठीक है, सब रेशनल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, ठीक। क्योंकि उसके बाद एक फेमिनिस्ट मूवमेंट आई, फेमिनिज्म भी अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, उसको भी पढ़ेंगे। तो मेन रेशनल है। रेशनल क्या? क्योंकि वो लॉजिक का इस्तेमाल करता है, वो साइंस को डेवलप करता है। साइंस से साइंटिफिक डेवलपमेंट लॉजिक के बेसिस पे ही होते हैं। जैसे ग्रेविटी, कैच कर लिया, ग्रेविटी तो एक्चुअली में ये क्या है? ये साइंस ही तो है, मींस ऑब्जर्वेशन। इसके बेसिस पे हमने बताया कि अच्छा दिस इज हाउ फिजिकल वर्ल्ड वर्क्स, राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि साइंस इज इक्वल टू ट्रुथ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मॉडर्निज्म, कोर फीचर ऑफ मॉडर्निज्म। ये मॉडर्निज्म का कोर फीचर है, साइंस इज इक्वल टू ट्रुथ। तो माना गया कि अगर इंसान लॉजिकल है, रेशनल है, तो यानी कि इंसान डिजर्व करता है राइट्स, अधिकार। और कौन से राइट्स? इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल यानी कि एज एन इंडिविजुअल दिस मैन डिजर्व्स राइट। आप कहेंगे मतलब क्या है, पहले से डिफरेंस क्या है? देखिए, इससे पहले जो सिस्टम होता था उसमें ड्यूटीज पर फोकस होता था, उसमें कलेक्टिव पर फोकस होता था, कम्युनिटी पर फोकस होता था, उसमें स्टेट को ऊपर माना जाता था इंडिविजुअल से। यानी कि सरकार ऊपर है, सोसाइटी ऊपर है, इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल आपके अधिकारों की बात नहीं की जाती थी। लेकिन मॉडर्न टाइम का फीचर बना कि नहीं नहीं, हर एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल को जब अधिकार दिए जाएंगे तभी जाकर इसको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल को अधिकार दिए जाएंगे तो ये पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है, स्टेट में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से यहां पर इंडिविजुअल राइट का कॉन्सेप्ट आया। इंडिविजुअल राइट का कॉन्सेप्ट जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी आ गया, मूवमेंट भी आ गया, सब आ गया इसमें, प्रॉपर्टी, ये सब आइडियाज मॉडर्न टाइम में ही बढ़े, राइट। तो ये मॉडर्न टाइम है। अब कंटेम्प्रेरी टाइम में आप इस बात को जानते होंगे, कुछ सुना होगा आपने, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सुना है आपने, राइट। अभी हम इस कैटेगराइजेशन पे बात करने वाले। जरा देखिए यहां पर क्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में फासिज्म, फासिज्म, और यहां पर है लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि हम मार्क्सिस्ट आइडियाज की बात कर रहे हैं। बीच में सेंटर है, यहां पर हम लिबरल आइडियाज की बात कर रहे हैं। यहां पर मॉडर्न लिबरलिज्म है, इसके यानी कि लेफ्ट ऑफ सेंटर, और यहां पर राइट ऑफ सेंटर में न्यू राइटिस्ट है। क्या है ये सब चीजें अभी आपको पता लगेंगी। तो मैप के हिसाब से आपको पता लगा कि कैसे आइडियलिज्म से डिवाइन राइट्स थ्योरी, और फिर वो प्रोपोगेट हो गया इसी एरिया से नेचुरल राइट्स थ्योरी, जो आज हर एरिया, मतलब इंडिया में कई सारे इन एरियाज में पॉपुलर है, यूरोप में, इंडिया में, यहाँ पर कई सारे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ये पॉपुलर है। सबसे पहले आइडियलिज्म पे बात करते हैं। ये आइडियलिज्म है क्या? आइडियलिज्म एज एन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एस्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है प्लेटो को। उनके गुरु थे सोक्रेटिस, तो रूट तो सोक्रेटिस थे, प्लेटो माध्यम बने। सोक्रेटिस का मानना था कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है उसके थ्रू बेस्ट केस सिनेरियो में आप लाइफ को जी सकते हैं। आप कहेंगे क्या?
उन्होंने कहा कि नॉलेज इज वर्च्यू, यानी कि अगर आप ऐसा समाज स्थापित करना चाहते हैं जिसमें गुडनेस हो, तो पहले आपको गुडनेस के आइडिया को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? आपको याद है मैंने अभी कैटेगराइजेशन किया था मैटेरियल वर्ल्ड और आइडियाज, है ना? वो कैटेगराइजेशन सोक्रेटिस ने किया, और सोक्रेटिस ने कहा अगर आप एक अच्छा समाज बनाना चाहते हो तो पहले अच्छे समाज का आइडिया जरूरी है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल जरूरी है अच्छे समाज का आइडिया। तो वही बात यहां पर की गई। अब आइडियलिज्म का फीचर देखिएगा और खुद देखिएगा कि आप कहां हैं, आप आइडियलिज्म में हैं कि आप रियलिज्म में हैं। जरा इन दो टर्म्स को समझ लीजिए। आइडियलिज्म की शुरुआत कहां हुई है? एंशिएंट टाइम में हुई है, राइट? तो आइडियलिज्म आइडियल से बना है, आइडियल सिनेरियो, राइट? ये मानकर चलते हैं कि ह्यूमन जो है वो बाय नेचर ह्यूमन इज गुड। आप ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? हर इंसान अंदर से तो अच्छा है, वो सोसाइटी है, सोसाइटी के अनुभव जो उसको बुरा बना देते हैं, लेकिन अंदर से वो अच्छा। अगर अपील की जाए, उसके साथ काम किया जाए, तो वो उसकी जो अच्छाई है वो निकल कर आएगी, राइट? साथ में मानते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। अभी जो है वही वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो भी है जो हमारे आइडियाज में है, क्या होना चाहिए। अगर आपको एक आदर्श समाज बनाना है तो क्या केवल आज के समाज से ही अपने विचारों को प्रभावित करके आप एक आदर्श समाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर आपके अनुभव बुरे रहे लाइफ के और आप मानने लग जाओ यार सब खराब ही है, कुछ नहीं होने वाला, ना देश का होने वाला, ना दुनिया को होने वाला, सब अपने अपने लिए हैं, एवरीवन इज सेल्फिश, तो क्या होगा भाई? अल्टीमेटली इससे बेहतर अगर कुछ बनाना है तो इससे बियॉन्ड सोचना होगा, क्या होना चाहिए उस पर सोचना होगा। वही करते हैं आइडियलिस्ट, यही बताता है आइडियलिज्म, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, राइट? फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो या आप गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये दोनों क्या थे? आइडियलिस्ट थे। क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो अभी आपको वास्तविक नहीं लगता। गांधी जी कहते थे राम राज्य की स्थापना होगी, गांधी जी कहते थे अंतःकरण में स्वराज, फिर विलेज लेवल पर स्वराज, फिर स्वराज एक्सपेंड होगा। स्वराज का मतलब आपका अपने इंद्रियों पर भी राज होना चाहिए। अगर आप जरा सी देर में इधर उधर भटक जाते हैं तो कहां स्वराज है? और अगर इधर उधर भटक जाते हैं तो कई बार आप अपने प्लेजर्स के लिए, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस के लिए कुछ ऐसे काम भी करते होंगे जिसके बारे में आपको बाद में पछतावा होता होगा। तो ऐसे बनेगा आइडियल समाज। तो इसी वजह से गांधी जी स्वराज की बात करते थे। अब गांधी जी का जो स्वराज है, हर एक इंडिविजुअल स्वराज, फिर विलेज लेवल पर स्वराज, सेल्फ सफिशिएंसी, देन एक्सपेंड हो रहा है वो आइडिया बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस, बेस्ड ऑन लव। लव में भी पॉजिटिव कॉन्नोटेशन, नॉन वायलेंस में पॉजिटिव कॉन्नोटेशन, मतलब कि नॉन वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं दूसरों के खिलाफ बोलता नहीं हूं गलत, मैं सुनता नहीं हूं गलत, मैं देखता नहीं हूं गलत। इसके बियॉन्ड भी है। गांधी जी कहते हैं दूसरे के प्रति प्यार प्रकट करना, हर किसी के प्रति कल्याण की भावना होना, दैट इज नॉन वायलेंस। तो आपको नहीं लगता वास्तविकता में अगर सोचा जाए, ऐसा समाज बन जाए तो कमाल ही हो जाए? आप ऑफिस में जाएं, हर किसी के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, वो भी आपके बारे में अच्छा सोच रहा है। आप किसी भी गैदरिंग में जाएं, आप भी अच्छा सोच रहे हैं, वो भी अच्छा सोच रहा है, अच्छा कर रहे हैं, तो समाज क्लासिक होगा कि नहीं होगा? आप घर में जाएं, कहीं पर भी जाएं, हर जगह ऐसा ही हो। ऑट टू बी, ये आइडियलिस्ट होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कई बार जो आइडियलिस्ट होते हैं वो यूटोपिया देते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है इतना अच्छा कि जो वास्तविकता से परे हो। तो इसके अपोजिट जो हमें आइडियोलॉजी मिलती है दैट इज रियलिज्म, रियल, जो वास्तविकता है। जैसे इनके जो प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं रियलिज्म के, वो बेस्ड होते हैं व्हाट इज पर। इनका कहना होता है ह्यूमन बाय नेचर इज सेल्फिश, ह्यूमन बाय नेचर सेल्फिश है भाई, ह्यूमन बाय नेचर इज कवर्ड, अनग्रेटफुल। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? आप आइडियलिस्ट हो
या फिर रियलिस्ट हो। जैसे रियलिस्ट का एग्जाम्पल चाणक्य, मैकियावेली, ये सब के एग्जाम्पल मैं आगे भी दूंगा। मैकियावेली, आप क्या हो, रियलिस्ट या आइडियलिस्ट? रियलिस्ट कहते हैं बाय नेचर ह्यूमन इज सेल्फिश, अनग्रेटफुल, फिकल माइंडेड, मतलब धोखेबाज है, अपने बारे में सोचता है। इनका मानना है कि अगर आपको राज करना है, रूल करना है, और आपको लव और फियर दोनों का कॉम्बिनेशन देखना चाहिए, लेकिन फियर पे ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्यार लोग अपनी मर्जी से करते हैं, डरते आपकी मर्जी से हैं। तो यानी कि जो रूलर है उसको डर दिखाना चाहिए सख्त कानून का, डर दिखाना चाहिए पनिशमेंट का, जिससे कि लोग गलत काम ना करें। ऑर्डर में लोग तभी रहेंगे, नहीं तो लोग सेल्फिश हैं, अपने फायदे के लिए कानून तोड़ेंगे, दूसरे का नुकसान करेंगे। दिस इज रियलिज्म। यहां बात होती है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, यहां बात होती है व्हाट इज एज इट इज। जो एज इट इज है स्थिति, उसी के बेसिस पे ये सॉल्यूशन देते हैं। तो यहां पर हमें सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल इसी ट्रांजिशन, इसी एक्चुअली यू कैन से एक ही ब्रांच से दिखते हैं, क्योंकि सोक्रेटिस के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे एरिस्टोटल, राइट। तो आइडियलिज्म आया क्यों, इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि प्लेटो ने अपने राज्य, अपने स्टेट एथेंस को वॉर में देखा। वॉर चल रहा था स्पार्टा के साथ, स्पार्टा के साथ वॉर चल रहा था। इसको कहा गया पेलोपोनेशियन वॉर। इस वॉर में एथेंस हार जाता है। तो प्लेटो, जो पहले सोच रहे थे कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूंगा, वो सोचते हैं कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा तो इस समय पर कुछ अच्छे फैसले ले लूंगा, लेकिन अगर मैं एक पॉलिटिकल थिंकर बन गया, अगर मैं कोई टीचर बन गया, मैं इन्फ्लुएंस करने लग गया अपने यूथ को बड़े स्तर पे, तो मैं पूरे देश को मजबूत बना सकता हूं। तो ऐसे में ये एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, और आइडियल स्टेट के लिए सबसे पहले आइडिया ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टेट वाज नेसेसरी, राइट। तो इस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया फिर पॉलिटिकल साइंस में आइडियलिज्म। तो आप देख रहे हैं कि कई बार जिंदगी में जिसको आप हार मानते हो, जिसको आप पेन मानते हो, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली वही एक मोमेंट आपकी जिंदगी को वो दिशा दे देता है, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देता है जो आपको कभी आप सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसा भी जीवन में कर सकते हो, इतना कमाल भी कर सकते हो। अगर एथेंस जीत जाता तो शायद प्लेटो को धक्का ना लगता, वो पेन ना होता, शायद वो इतने बड़े पॉलिटिकल थिंकर ना बनते। अपने टाइम में एक जानी मानी अथॉरिटी थी, नॉट जस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, डिफरेंट फील्ड्स में, राइट। खैर, तो इस वजह से फिर इन्होंने ये आइडियलिज्म स्टैब्लिश किया। डिवाइन राइट्स थ्योरी मैं आपको बता ही चुका हूं क्या है। डिवाइन राइट्स थ्योरी, राजा तुम तो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हो, कंट्रोल किया जाता था। इसका फायदा लिया किंग जेम्स I, जैसे ब्रिटिश मोनार्की। एग्जाम्पल है लुई XIV फ्रांस। ये एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मॉडर्न टाइम आया, और मॉडर्न टाइम में इन पर सवाल किया गया कि भाई किसने कहा तुम ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हो? हमें तो लग रहा है तुमने कहा है, और जो धर्म के नुमाइंदे तुमने बैठाए हुए हैं क्लर्क, उसने कहा है, और इसके बदले आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, जो मन में मर्जी आ रही है वो कर रहे हो। तो ऐसे में ये जो टाइम था रेनेसा वाला, जो आपको बताया, रिवोल्यूशंस हुए, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, नेपोलियन वॉर्स हुए, तो ऐसे में आइडियाज आने लगे कि नहीं, पीपल शुड हैव लिबर्टी, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू द पीपल। तो ऐसे में इमरजेंस हुआ लिबरलिज्म का। अब जरा सुनिएगा क्या हुआ। मैंने आपको अभी मॉडर्न टाइम बताया था, मैं इससे कनेक्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि एक ही सिंक में आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, राइट। मिडीवल, मॉडर्न टाइम में लिबरलिज्म का इमरजेंस हुआ। तो अगर कभी भी कहा जाए कि लिबरलिज्म इज अ आइडियोलॉजी, इज्म है तो मतलब आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ मिडीवल टाइम और एंशिएंट टाइम, तो आप क्या कहेंगे? सरासर गलत बात है, क्योंकि लिबरलिज्म का तो इमरजेंसी कब हुआ? मॉडर्न टाइम में हुआ। और कुछ रटने वाली बात नहीं है। देखिए ऐसा क्यों? जैसे कि लिबरलिज्म है, तो ये वर्ड लिबरल से बना है। तो लिबरल वर्ड कहां से आया? लिबरल से आया, जिसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम, राइट। और फ्रीडम टू ह्यूमंस, फ्रीडम टू पीपल, ये आइडिया क्यों प्रमोट हुआ? क्योंकि यहां पर ये जो डिवाइन राइट्स थ्योरी थी, ये कर रही थी एक्सप्लॉयटेशन कई जगह पर। तो एक्सप्लॉयटेशन से अगर छुटकारा चाहिए, तरीका क्या है? लिबरलिज्म।
तो यानी कि लिबरल थिंकर्स ने सोचा कि जो स्टेट है वो गॉड ने नहीं बनाई, तो गॉड के बुरा मानने का कोई पंगा ही नहीं है। अल्टीमेटली हुआ ऐसे होगा कि लोगों ने ही साथ आकर अपनी जरूरत के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बनी होगी। तो इस स्टेट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था इन लोगों का, जिससे कि एक ऐसे सोसाइटी में जी सके जहां स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताइए, अगर कोई स्टेट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आपकी जान, हमारी जान सुरक्षित रहेगी क्या? मीन्स योर लाइफ विल बी सिक्योर क्या? योर प्रॉपर्टी विल बी सिक्योर क्या? नहीं ना। तो ऐसे में इन्होंने सोचा होगा कि भाई हमारे जो राइट्स हैं दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये बात बता चुका हूं मैं आपको। दीज आर द फीचर ऑफ लिबरलिज्म, राइट। तो लिबरलिज्म टॉक अबाउट फ्रीडम। लिबरलिज्म आज केवल एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं है। लिबरलिज्म एक ये मान लीजिए कि वे ऑफ लाइफ है। लिबरलिज्म का इंपैक्ट तीनों डायमेंशन पर हुआ, पॉलिटिकल पर भी हुआ, इकोनॉमिक पर भी हुआ, सोशल पर भी हुआ। आप कहेंगे कैसे हुआ? अभी प्रूफ कर देते हैं। पॉलिटिकल पर कैसे? जैसे कि अगर कहा कि लोगों ने ही बनाया है स्टेट को, लोगों ने ही गवर्नमेंट को बनाया है, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है? राइट्स को इंश्योर करे। और राइट्स को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? ये गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉ बनाएगी भी, लॉ को एग्जीक्यूट भी करेगी। ये गवर्नमेंट लॉ के साथ अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ये जुडिशरी का भी काम करेगी, लेकिन अल्टीमेटली राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, राइट। तो आपको ये लगता है कि ऐसे में मॉडर्न टाइम में जो प्रमोट हुआ होगा आइडिया, वो लिबरल डेमोक्रेसी हुआ होगा। वो एक ऐसा पॉलिटिकल आइडिया प्रमोट हुआ होगा जिसमें ह्यूमनिज्म होगा। ह्यूमनिज्म क्यों? ये जो लाइफ है, इसमें यहां पर देखिए लाइफ का सेंटर कौन था? लाइफ का सेंटर मीडिवल टाइम में गॉड था, तभी तो ये डिवाइन राइट थ्योरी पॉपुलर हो रही थी। लेकिन यहां पर लाइफ का सेंटर देखिए कौन है? खुद ह्यूमन है। यहां पर प्रमोट हुआ आइडिया ऑफ डिग्निटी गिवन बाय थिंकर्स लाइक कांट, इमैनुअल कांट। मतलब ये बताइए कि आप सबको एक्सप्लॉयटेशन से छुटकारा कब मिलेगा? जब माना जाएगा कि भाई आप सबकी डिग्निटी है, देयर इज सम डिग्निटी व्हिच यू ऑल शुड एंजॉय जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग ह्यूमन। सीधी सी बात है, राइट। तो दैट इज व्हाई ह्यूमनिज्म बिकेम अ कोर आइडिया। लिबरल डेमोक्रेसी जहां पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। इकोनॉमिक एंगल से क्या हो गया? कैपिटलिज्म, जो आपको अभी समझाया है ना। क्यों? क्योंकि स्टेट, लिबरलिज्म कहता है छूट, फ्रीडम। फ्रीडम कैसे मिलेगी? तो सबसे पहला आइडिया था जब सरकार बैकफुट पर होगी, राइट। अब एक इसके बाद एक छोटा सा एक ट्रिक बताऊंगा, दिमाग में रहेगा। सोशल एस्पेक्ट में कैसे इन्फ्लुएंस किया? इस सोसाइटी में प्रमोट हुआ इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कानून ने भी और फिर सोशल जो वैल्यूज थी, नॉर्म्स थे, वो भी ऐसे बनने लगे कि हर एक इंडिविजुअल पर फोकस होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का अपना अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हर एक ह्यूमन प्रायोरिटी है। तो हर एक ह्यूमन अपने अकेले के लिए कुछ राइट्स मान सकता है। तो जहां पर वहां पर स्टेट वाज हैविंग मोर से, स्टेट वाज अबव इंडिविजुअल, यहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट वाज गिवन प्रायोरिटी ओवर सोसाइटी, राइट। तो यानी कि इंडिविजुअल का दर्जा बढ़ गया। अब यहां पर अब इंडिविजुअल के कुछ राइट्स को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिबरलिज्म के आइडियाज हैं? क्योंकि तभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही क्या है? कुछ राइट्स आपके ऐसे हैं, मतलब उसमें भी कुछ राइट्स आपके ऐसे हैं जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एज एन इंडिविजुअल यू कैन क्लेम दैट, राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यू कैन क्लेम दैट कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए इन कंडीशंस में, आर्बिट्री मैनर में, राइट। तो एक तरीके से ये इंडिविजुअलिज्म प्रमोट हुआ। सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ये भी आया कि हर कोई अपने बारे में सोचने लगा। कुछ ऐसे गाने प्रमोट हुए, जैसे कुछ, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक गाना था ना कुछ, दुनिया ने हमको दिया क्या, हम दुनिया की परवाह करें क्यों, किसी ने हमारा किया क्या, एक ऐसा गाना था। काफ़ी पुरानी मूवी है, राजेश खन्ना की मूवी थी। और मॉडर्न टाइम में, अभी मतलब मॉडर्न कह रहा हूँ, उसी अभी के टाइम में
एक उसका रिमिक्स भी हुआ था, दीपिका पादुकोण ने रिमिक्स हुआ था। तो गाना की लैंग्वेज देखिए, वो एक्चुअली इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रही है कि दुनिया ने हमें दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम किसी की परवाह करें क्यों, हमारा किसी ने किया क्या। तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का आइडिया है ये। मैं अलग से जब थियोरी को डिटेल में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर जेएस मिल में भी, लॉक में भी इन आइडिया को कनेक्ट करता हूँ। आपको कि मतलब अरे ये कह रहा है कि दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया को हम परवाह करें क्यों। मुझे बताइए, दुनिया के कंट्रीब्यूशन को हम साइड कर दें तो क्या हम जिस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे भाई। वाई? क्योंकि दुनिया से ही हमने ये सब लिया है। क्योंकि जो चीजें हम सीख पाए हैं वो इसलिए सीख पाए, किसी ने अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग दिया इन कामों के लिए, किसी ने ये बोर्ड बनाया, किसी ने ये आइडियाज बनाए जिसकी वजह से आज हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, ये अपॉर्चुनिटीज मिली कि आप पैसा कमा पाते हैं, कोई नौकरी कर पाते हैं। क्योंकि पहले हमेशा ऐसा नहीं था, पहले आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस थे। जब मिडिवल टाइम में फ्यूडल सिस्टम होता था, किसी ने इनोवेशन करी, इंडस्ट्रीज बनाई, तब जाकर चीजें हुई ना। तो वी कैन नॉट से कि किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी लाइफ में, राइट। लेकिन यहां से इंडिविजुअल प्रमोट हुआ फॉर सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, बट उसके फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी आए। तो यानी कि इन्फ्लुएंस तो है भाई, वे ऑफ लाइफ है। थॉमस हॉब्स, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। अब इनके बारे में जरा जान लीजिए। इन्होंने कहा कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। ये ऐसे समय में पैदा हुए ब्रिटेन में जब सिविल वॉर चल रहा था। दो तरह के चैलेंजेस थे ब्रिटेन में, कहानी की तरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, रूट्स कनेक्शन। एक तो रॉयलिस्ट वर्सेस एंटी रॉयलिस्ट, कुछ ऐसे लोग जो राजतंत्र चाहते थे, कुछ ऐसे लोग जो प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी चाहते थे। कुछ लोग ऐसे लड़ रहे थे, वो कहते थे हम कैथोलिक्स हैं, कोई लोग कहते थे हम प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो बेसिकली ही वाज living in the time of, he observed the civil war like conditions and he saw the nasty nature of civil war. What happens when civil war happens? Crisis, fear. उन्होंने कहा मैं और fear एक साथ born हुए थे, क्योंकि इनकी जब आप लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि he was actually born as a premature baby because her mother was in fear. बिकॉज एक खबर फैली कि स्पेनिश आर्मडा आ रहा है, मतलब स्पेनिश आक्रमण हो रहा है, होने वाला है ब्रिटेन पर स्पेन से। तो फियर के कारण ये बॉर्न हुआ और फियर ही इन्होंने देखा। तो ऐसे में इनका मानना था कि जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन है, जो केओस है, वो तो हर हालत में हटना चाहिए। एनार्की जो है, जहां पर कोई अथॉरिटी ना हो, उस चीज को हम कहते हैं एनार्की। यानी कि देयर इज नो अथॉरिटी देन दैट इज एनार्की। अगर आप सोच लीजिए, एक घंटे के लिए हम कहें कि कोई जुडिशरी नहीं होगी, कोई पुलिस नहीं होगी, जो भी आप काम करें उसके बारे में आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, आपको लग रहा है आप इतनी शांति से यहाँ बैठ सकते हो या फिर आप इतने सेफ रह सकते हो? नहीं, एनार्की हो जाएगी तुरंत, और उससे हमारी लाइफ सिक्योर नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि अगर लाइफ को सिक्योर करना है तो आपको स्टेट को कंप्लीट पावर देनी होगी, एब्सोल्यूट स्टेट, एब्सोल्यूट पावर। तो इनका कहना था कि लिबर्टी के चक्कर में मत रहो आप कि हमें फ्रीडम चाहिए, छूट चाहिए। अरे फ्रीडम छूट देकर ये हुआ सिविल वॉर केओस। आपको सबसे पहले चाहिए ऑर्डर, और ऑर्डर तभी आएगा जब ताकतवर सरकार होगी। सरकार को पूरी ताकत दे दो। केवल एक केस, ओनली वन केस इज एक्सेप्शन, दैट इज लाइफ। ध्यान रखना, ओनली वन केस एक्सेप्शन इन द आइडियाज ऑफ हॉब्स, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। केवल एक केस में अगर आर्बिट्री तरीके से सरकार आपकी लाइफ लेती है तो यू कैन रेबेल, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप ऑफ रिवेलियन इन द आइडियाज ऑफ जॉन लॉक, सॉरी आइडियाज ऑफ हॉब्स। तो आप कहेंगे सर फिर फायदा क्या हुआ? अरे फायदा ये हुआ क्योंकि दिस पर्सन गेव द आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर टू जस्टिफाई द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच आई हैव एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ। अभी पहले बताया था ना आपको स्टेट ऑफ नेचर क्या है। मतलब यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या चल रहा है डिवाइन राइट्स। उन्होंने कहा कि अगर आज ये स्टेट है, सरकार है, तो एक ऐसा भी समय होगा जब हम स्टेट ऑफ नेचर के अंडर होंगे, यानी कि प्रकृति के अंडर हैं, कोई सरकार नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया अगर इंसान फितरत से सेल्फिश है, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के 3 स्टेप होते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमन नेचर कैसा है। तो ह्यूमन नेचर क्या है? सेल्फिश है।
और सेल्फिश इंसान अगर बिना किसी अथॉरिटी के रहेगा तो क्या होगा, स्टेट ऑफ नेचर कैसी होगी, आप ही बताइए, आप खुद बता सकते हैं, मतलब ये कुछ रटने वाली बात नहीं है। अगर सेल्फिश इंसान ह्यूमन बिना अथॉरिटी के होगा, स्टेट ऑफ नेचर इज लाइक, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या है, एक ऐसा समय, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इन्होंने सोचा एक ऐसा समय जब कोई सरकार ना हो, कोई अथॉरिटी ना हो, तो उस समय पर सेल्फिश इंसान कैसे होंगे, इट वुड बी लाइक वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, होगा कि नहीं होगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी, हर कोई हर किसी से लड़ रहा है क्योंकि हर किसी को केवल अपनी पड़ी है। तो आपको नहीं लगता कि लाइफ यहां पर शॉर्ट होगी, लाइफ ब्रूटिश होगी, किसी का कुछ नहीं पता कब तक है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप इन्होंने ह्यूमन नेचर बताया, सेकंड स्टेप इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर बताया, और थर्ड स्टेप इसीलिए वजह से इन्होंने कहा कि इसी वजह से लोगों ने ही मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा और जिस कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बनी होगी। तो आपको ही लगता है कि इन्हीं का जो आइडिया है ये कॉन्ट्रैक्ट का, कि लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, ये आइडिया जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हम भारत के लोग खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने केवल लाइफ का जो आपका राइट है केवल उस पर बात की, लेकिन इनके बाद जो थिंकर आए जैसे कि लॉक आए तो इन्होंने केवल लाइफ पे बात नहीं की। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो आया था, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम पता है क्या था, कि आपके लिए लाइफ भी जरूरी है, आपके लिए लिबर्टी भी जरूरी है, बिना लिबर्टी ऑफ थॉट के, बिना लिबर्टी ऑफ सर्टेन एक्शंस के आप अपने जीवन में प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। इन्होंने कहा प्रॉपर्टी भी जरूरी है। आप कहेंगे प्रॉपर्टी, जमीन, अरे प्रॉपर्टी का मतलब है कुछ भी जो मेटेरियल थिंग आपके पास है, विच यू कैन क्लेम दैट इट इज योर्स एंड यू कैन एक्चुअली ट्रांजैक्ट इट फॉर सम इकोनॉमिक बेनिफिट। मुझे बताइए, आप हम बिना रिसोर्सेज के रह सकते हैं क्या? भाई खाना पीना कपड़े सब चीजें हमें चाहिए, राइट? बिना रिसोर्सेज के हम नहीं रह सकते। लॉक का कहना था इंसान बिना रिसोर्सेज के नहीं रह सकते। दे नीड मनी, मनी इज योर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, एनीथिंग विच यू हैव अ वॉच, दैट इज योर प्रॉपर्टी। तो हमें डिफरेंट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। लॉक कहते हैं कि लोग अपनी मेहनत से इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं जिससे कि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। ये सोसाइटी ऐसी ही बनी है, ऐसी ही ऑर्गेनाइज्ड है, तो प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार होना चाहिए। तो इन राइट्स की बात उन्होंने की। कितने लोगों को कनेक्ट हो गया, यार ये लॉक की जो बातें हैं ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है कि नहीं? एग्जाम्पल ले लीजिए, आर्टिकल 19 में लिबर्टी रिलेटेड राइट्स है कि नहीं है? और आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 19 में लिबर्टी, फ्रीडम जैसे आइडियाज हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, असेंबल पीसफुली, एटसेट्रा एटसेट्रा, है कि नहीं? ऐसी प्रॉपर्टी के लिए भी अलग से आर्टिकल था 31, वो हटा दिया गया और उसके बाद आर्टिकल 300A आ गया। तो कहने का मतलब ये है 31 से हटा दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फिर 300A में डाल दिया था। द पॉइंट इज कि प्रॉपर्टी पर भी आपका अधिकार होना चाहिए। ये सब बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और आजकल आप इनके बिना जी नहीं सकते हो। आपको ये गारंटीज दी गई हैं। कहां से दी गई? जब इन लोगों ने ऐसे आइडियाज दिए, तो वी शुड बी थैंकफुल फॉर देम और नॉट? कंट्रीब्यूशन तो है। इसी बात को मैंने यहां समझाया, राइट, कि लोगों की सहमति से सरकार चलती है, सरकार को इनको देना होगा। लॉक ने कहा कि तुम सरकार को मिनिमल स्टेट बोलो, मिनिमल स्टेट होनी चाहिए, मतलब सरकार अपने दायरे में रहे। उन्होंने कहा गवर्नमेंट शुड बी लाइक नाइट वॉचमैन। जैसे रात का वो जो चौकीदार होता है वो आपकी संपत्ति की सुरक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि वो खटखटा के गेट खोला और कहा कि मैं संपत्ति का ये पार्ट छीन रहा हूं, मैं बेच रहा हूं। नहीं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, राइट। इसी बात को यहां पर बताया गया। यहां पर आइडिया ऑफ नेचुरल राइट आया। नेचुरल राइट है क्या? जरा समझिएगा इस बात को, कैसे आइडियाज इवॉल्व हो रहे। सबसे पहले तो राइट्स होते क्या हैं? राइट्स होते हैं कुछ लेजिटिमेट क्लेम्स जो आप करते हो और लेजिटिमेट होने चाहिए, मतलब वैध होने चाहिए कि जी हाँ मेरा ये हक है, उसी को तो आप अधिकार कहते हो। जब मैंने लेजिटिमेट कहा तो लेजिटिमेट का मतलब क्या है? लेजिटिमेट हाउ? तो यहां पर लेजिटिमेट हो या तो सोसाइटी द्वारा, लेजिटिमेट हो फॉर एग्जांपल कोई लॉ द्वारा। लेजिटिमेट का मतलब सही माने जाए,
जो आप क्लेम कर रहे हो कि मेरा है, मुझे चाहिए, कोई ना छीन ले, बिना मेरी मर्जी के, समाज उसको सही माने कि ठीक है जी आपका क्लेम है, कानून उसको सही माने, तभी जाकर वो आपका अधिकार बताया जाएगा। जैसे कि आप 1 साल बाद घर गए जा रहे हो और आपने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं आ रहा हूँ 1 साल बाद। मम्मी ने कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या बनाऊं तुम्हारी पसंद का। तो आपने कहा कि मुझे ये पसंद है, राजमा चावल और वॉट एवर इज़ योर चॉइस। तो मम्मी ने कहा ठीक है। आप पूरे जोश में कि बस आज तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, आज तो घर जा रहा हूँ, राजमा चावल फेवरेट। 1 साल बाद घर गए, वहाँ तो कुछ था ही नहीं, मम्मी बिजी हो गई, कहीं बाहर चली गई। तो ऐसे में आप गए, किचन में कुछ नहीं है, राजमा चावल तो छोड़ ही दो। तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि आपको लगता है यार मेरा क्लेम है, मैंने कहा और मम्मी मेरे लिए खाना बनाती हैं, वो कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, एंड यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, तो आप क्लेम करते हैं, राइट। सोसाइटी उसको सही भी मान रही है, लेकिन क्या ऐसा ही क्लेम आप पड़ोसी पे कर सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? जरूरी नहीं है, सोसाइटी भी उसको सही नहीं मानेगी, राइट। क्योंकि पेरेंट्स का बच्चों पर, बच्चों का पेरेंट्स पे कुछ अधिकार है जो समाज भी मानता है, लेजिटिमेट मानता है कि नहीं? ऐसे कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, जैसे कि आपने घर बनाया, घर पे कुछ बाउंड्री आपने करी, तो आपने कहा कि भाई ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, ये मेरा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई उसको ट्रेसपास कर गया आपकी बिना मर्जी के और वहां पर कुछ करने लगे, आप कहोगे ऐसा कैसे तुमने कर दिया, बाहर निकलो। आप बाहर निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने कहा ये मेरा है, ये मेरी जमीन है। क्यों? लेजिटिमेट है, वैध है। कैसे? कानून बता रहा है कि जी हाँ आपकी है। तो यानी कि वो हो गए आपके अधिकार। तो आप और हम बिना अधिकारों के रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते, राइट। अब यहां से राइट्स की भी 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। एक है नेचुरल राइट्स, और ध्यान दीजिएगा इन नेचुरल राइट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे यहाँ पर, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी नेचुरल राइट्स का कंट्रीब्यूशन रहा है इन द व्यूज ऑफ लॉक। दूसरे होते हैं लीगल राइट, ठीक है। और यहां पर देखिए लीगल राइट की जो मैं परिभाषा बता रहा हूं वो आइडियोलॉजिकल फ्रंट से बता रहा हूं, कैसे ये टर्म इवॉल्व हुई थी। बहुत आसानी समझिए, नेचुरल राइट कहता है कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जिसका जो सोर्स है वो नेचर है, और जो सोर्स तो नेचर है, और जो प्रोटेक्टर है या आप कहें इंप्लीमेंटर है वो कौन है? स्टेट है। आप कहेंगे एग्जाम्पल, जैसे मुझे बताइए, आप सांस ले पा रहे हैं जब ये वीडियो देख रहे हैं? ले पा रहे हैं? आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो मैं बातें कर रहा हूं? ये दिमाग आपको दिया, बोलने की शक्ति दी, सोचने की शक्ति दी, ये नेचर ने दी है या सरकार ने दी है आपको? बताएंगे जरा मुझे। आप कहेंगे सर ऑब्वियसली नेचर ने दी है। तो यानी कि नेचर ने कुछ ब्लॉकेज लगाई है क्या आपके दिमाग पे, ये नहीं सोचना? ऐसे तो ब्लॉकेज नहीं लगाई, तभी आप बहुत कुछ सोचते हो, है कि नहीं? तो यानी कि नेचर ने आपको दिमाग दिया, सोचने समझने की पावर दी, एक्सप्रेस करने की पावर दी, जीने की क्षमता दी कि हाँ आप जी रहे हो। तो यानी कि अगर लाइफ आपको नेचर ने दी है तो क्या स्टेट आर्बिट्री मैनर में अपनी मर्जी से आपकी लाइफ छीन सकती है क्या? नहीं। यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो लाइफ है ना, ये तो नेचर ने दी है इंसान को, स्टेट तुम तो बस प्रोटेक्टर हो इसके, ज्यादा ऊपर मत उड़ना। तो कुछ राइट्स जिनको हम मानते हैं कि नेचर ने दिए हैं, तो स्टेट पर हम लगाम लगा देते हैं। नेचुरल राइट ट्रेडिशन एक्चुअली लिमिटेशंस लगाता है स्टेट पे कि स्टेट तुम्हें तो केवल प्रोटेक्ट करने हैं, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। जबकि लीगल राइट ट्रेडिशन क्या कहता है? लीगल राइट ट्रेडिशन जैसे कि बेंथम, इसके सपोर्टर हैं जैसे कि लॉक, जॉन लॉक, और यहां पर लीगल राइट ट्रेडिशन के सपोर्टर हैं बेंथम। बेंथम कहते हैं यार ये नेचुरल राइट वाले ना बर्बाद करा के मानेंगे। आप कहोगे ऐसा क्यों? जेरेमी बेंथम, इनका ये कहना है कि यार ये जो नेचुरल राइट ट्रेडिशन वाले कह रहे हैं कि जो चीजें नेचर ने दी हैं स्टेट पर लिमिटेशन लगा दो, स्टेट पर तो बस जिम्मेदारी लगा दो कि इनको बचाना है, लाइफ, लिबर्टी और एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां पर ये कह रहे हैं बेंथम कि भाई मुझे बताओ, अब लॉजिक सुनना, मतलब मैं हर एक चीज को लॉजिक से प्रूव करूंगा, कुछ भी बता नहीं रहा हूं कि मैं भाई ये है और आप जान लो, नहीं, हर चीज लॉजिक है। पॉलिटिकल साइंस में लॉजिक आपने पकड़ लिया, रूट से पॉलिटिकल साइंस को समझ लिया। बेंथम ये कह रहे हैं कि भाई नेचुरल राइट्स वालों मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। नेचुरल राइट वालों ने कहा बताइए क्या है, हम तैयार हैं। बेंथम ने कहा कि तुमने कहा कि नेचर ने जैसे जिंदगी दी, तो यानी कि जिंदगी का अधिकार नेचर से मिला है, स्टेट तो केवल प्रोटेक्टर है ना?
तो बेंथम ने कहा कि मेरे हिसाब से जो सोर्स है राइट्स का वो खुद स्टेट है, सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सोर्स नेचर नहीं होती राइट का, और प्रोटेक्टर या फिर इंप्लीमेंटर वो भी क्या है, स्टेट है, नेचर नहीं है यहां पर। क्योंकि नेचर के नाम पर आप कुछ भी इंटरप्रेट करते रहोगे, एक्सपेंड करते रहोगे, ये भी देखो नेचर ने दिया मुझे, एनवायरमेंट ये नेचर ने दिया, तो इसके नाम पर आप बहुत कुछ अधिकार सरकार से मांगोगे और सरकार के खिलाफ अपनी पावर को बढ़ा लोगे एज एन इंडिविजुअल। इन्होंने कहा कि ये बता दो कि जब हम राइट्स शब्द यूज करते हैं, जैसे कि तुमने कहा तुम्हारी जो लाइफ है वो नेचर ने दी है, नेचुरल राइट है, तो बेंथम ने कहा ये बताओ कि जो तुम्हारी लाइफ है वो नेचर ने दिया, तुमने बताया, आपने कहा बिल्कुल नेचर ने दिया, सरकार ने थोड़ा ना दी हमें जिंदगी, तो नेचर नेचुरल प्रोसेस से हम आए। बेंथम ने कहा तुम्हारा लाइफ तो नेचुरल प्रोसेस से हुई है, लेकिन लाइफ पर राइट ये तुम नेचुरल मत बताओ। कहोगे ऐसा कैसे? बेंथम ने कहा राइट शब्द तब यूज करते हैं जब लेजिटिमेसी मिलती हो सोसाइटी से या लॉ से। राइट शब्द तभी यूज करते हैं जब ये लेजिटिमेट क्लेम को सेटल करने के लिए कोई अथॉरिटी हो, तभी आप राइट्स वर्ड यूज करते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचो, आपको मेरा राइट है आपका राइट, खुश होते रहो। अगर कोई अथॉरिटी नहीं है आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस राइट का फायदा क्या वो राइट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इन्होंने कहा कि राइट तभी कहला सकते हो जब वो लेजिटिमेट हो और उसको सेटल करने के लिए कोई अथॉरिटी हो। तो मुझे बता दो कि जब कोई स्टेट नहीं थी तो वहां पर तुमने कहा नेचर ने तुम्हें लाइफ दी, लेकिन लाइफ पर राइट कहां दिया? राइट कहां था तुम्हारा? राइट तभी तुम शब्द यूज कर पाए जब तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत थी, जब तुम्हें रिकॉग्निशन की जरूरत थी, जब तुम चाहते थे कोई अथॉरिटी तुम्हारे उस लाइफ को प्रोटेक्ट कर ले। तो एक्चुअल में राइट्स का जो जेनेसिस है, जो सोर्स है, वो क्या है? अथॉरिटी, यानी कि स्टेट है। अगर स्टेट को हटा दो, खुश होते रहो तुम। कहां तुम्हारा नेचुरल राइट गया? कहां तुम्हें नेचुरल राइट मिल जाएगा भाई? राइट? तो यानी कि जेनेसिस ऑफ एनी राइट इज स्टेट। विदाउट स्टेट यू कैन नॉट इवन यूज द वर्ड राइट, बिकॉज राइट्स, अधिकार, केवल तभी शब्द यूज किए जाते हैं जब कोई अथॉरिटी हो उसको गारंटी करने के लिए। तो दोनों का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इनका पर्सपेक्टिव इस वजह से है जिससे कि स्टेट के पास पावर रहे, वो जरूरी है ऑर्डर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, है ना। अब देखिए क्लासिकल व्यू की बात करता हूं लिबरलिज्म में। है क्या? जब लिबरलिज्म मॉडर्न टाइम में बढ़ा तो लिबरलिज्म के भी ना टाइप्स हैं, क्लासिकल, देन मॉडर्न, देन नियो, देन सोशल लिबरलिज्म। ऐसे 4 ही पार्ट हैं और स्टोरी वाइज ही ये इवॉल्व हुआ है। अभी इस सीरीज की एक नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो लिबरलिज्म पर आएगी, और लिबरलिज्म का हम पोस्टमार्टम करके रख देंगे, इतिहास में कैसा था, कैसे हुआ, अब क्या हो रहा है, सब कुछ। लेकिन यहां पर हम उनके कनेक्शंस को समझ रहे हैं, राइट। तो समझिए कि शुरुआत जब मॉडर्न टाइम में लिबरलिज्म की हुई कि इंसान इंडिविजुअल राइट हमें इंश्योर करना है, तो कहा गया कि जो सोसाइटी है वो सम ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि इंडिविजुअल पर फोकस किया जाएगा। कलेक्टिव गुड डजंट एग्जिस्ट। यानी कि हो क्या रहा था कि मिडिवल टाइम में क्या कलेक्टिव पर फोकस था कि कलेक्टिव के लिए जो अच्छा है वो मैटर करेगा, इंडिविजुअल के लिए नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल पर फोकस करना है। क्लासिकल लिबरलिज्म में कहा गया, जैसे कि जॉन लॉक, कहा गया स्टेट एक नेसेसरी इविल है, यानी कि जो सरकार है एक तरीके से वो एक आवश्यक है। नेसेसरी तो है क्योंकि भाई लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी है ना, लेकिन वो इविल है तो शैतान। आप कहोगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर उसके पास ज्यादा पावर हो जाए ना तो आपके अधिकारों को प्रॉब्लम करने लगती है सरकार, राइट, सप्रेस करने लगती है आपको। जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनको नॉक हो जाती है उनके दरवाजे पर। तो आपको ये बात तो ठीक क्या नहीं है, नेसेसरी भी है क्योंकि स्टेबिलिटी रखनी है, और कभी कभी अपनी पावर को बहुत ज्यादा एक्सेसिव मतलब यूज भी करती है। सपोर्ट्स फ्री मार्केट, तो बता दिया आपको क्लासिकल लिबरलिज्म में इकोनॉमिक एंगल क्या था? फ्री मार्केट, छूट दे दो मार्केट को, है ना। तो ये जो लिबरलिज्म है एक प्रोग्रेसिव फिलॉसफी की तरह आई। पर्पस क्या था कि भाई हम ओपननेस लाएंगे, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करेंगे। यहां पर एक और लिबरलिज्म के समय एक और आइडियोलॉजी प्रमोट होने लगी, उसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। बहुत ही आसान है, ये वर्ड बना है यूटिलिटी से, यानी कि सेटिस्फैक्शन से, यानी कि हर कोई
केवल वही काम करता है जिसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, राइट? आप कहोगे यार मैं भी तो यूटिलिटेरियन हूं, यानी कि आप रिलेशन किसी से बनाते हैं, यूटिलिटी देखते हैं। आप कुछ भी एक्शन करते हैं, यूटिलिटी देखते हैं। आप कुछ चॉइस करते हैं कि मैं इस करियर में जाऊंगा, यूटिलिटी देखते हैं। आपकी यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन पे आधारित होती है। मींस एवरी मोमेंट, मॉर्निंग में जैसी आपकी आंखें खुलती है तो आप देखते हैं सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा। अगर आपको प्लेजर और पेन में से एक को चुनना हो तो आप किसको चुनते हैं? प्लेजर को चुनते हैं। आपको लगता है बात तो सही है कि हमारी जो लाइफ है वो प्लेजर को सीख करते हुए चाहती है। तो यूटिलिटेरियनिज्म वही थियरी है, ये कह रही है कि एक्चुअली वो कह रहे हैं कि मोरालिटी भी इस आधार पर डिस्कस हो सकती है। आप कहोगे कैसे? तो इसमें एक्चुअली दो थिंकर्स हैं, बेंथम और जे.एस. मिल। तो बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा गया। उन्होंने कहा कि नेचर ने ना हमें दो ही मास्टर्स के अंडर रखा है, एक प्लेजर, एक पेन। अगर हमें कुछ काम करने से मजा आता है तो बताइए हम जिम्मेदार हैं क्या? अरे नेचर जिम्मेदार है। नेचर ने सेंसरी ऑर्गन्स हमें ऐसे दिए कि वी डिराइव प्लेजर्स फ्रॉम दीज थिंग्स, और इसी वजह से तो हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आप कहोगे चलो किसी ने तो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझा। बेंथम ने आपकी भावनाओं को समझा कि यानी कि प्लेजर एंड पेन, दीज आर द टू मास्टर्स ऑफ मैन, और इंक्लूडिंग विमेन। ठीक है, सबके लिए बात चल रही है। लेकिन आपको नहीं लगता ये पिग्स फिलॉसफी हो सकती है? आप कहोगे ये पिग्स फिलॉसफी क्या है? पिग्स फिलॉसफी बेसिकली ऐसे कि ये कॉमन मैन को बहुत आसानी से समझ में आती, काफी पॉपुलर भी हुई। लेकिन जैसे प्लेजर को अगर हम सीख करते रहें तो पिग जैसे हालात हैं, मतलब हालात खराब भी हैं लेकिन कुछ बड़ा सोच नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, बस जैसा चल रहा है चल रहे, राइट? तो इसमें भी एक्चुअली दो आइडियाज आए। बेंथम जो कह रहे थे कि भाई देखो, प्लेजर एंड पेन यही दो यार्डस्टिक हैं, और हमारा फोकस जो होता है, और सरकारों का भी जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर। और यहां पर जब वो हैप्पीनेस वर्ड यूज करते हैं तो प्लेजर पर बात करते हैं कि सरकारों का फोकस होना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले ज्यादा से ज्यादा लोगों को। तो आप कहेंगे क्या गलत बात कह दी उन्होंने, है ना? लेकिन बात यह है कि इन्होंने कहा कि प्लेजर जो है ना वो क्वांटिटेटिव है। आपको या तो ज्यादा प्लेजर आता है या कम प्लेजर आता है, प्लेजर सेंट्रिक लाइफ। लेकिन इन्हीं के जो शिष्य थे, मतलब इनसे इंस्पायर्ड थे, जे.एस. मिल, उन्होंने इनके आइडियाज को बदल दिया। उन्होंने कहा कि यार काफी क्वेश्चन उठ रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म पे, तो कुछ अलग तरीका निकालना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन से प्लेजर इज डिफरेंट एंड हैप्पीनेस इज डिफरेंट। तो मुझे बताएगा कैसे डिफरेंट है? देखिए, प्लेजर आपको सेंसरी ऑर्गन से मिलता है, मतलब कि जैसे कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं, एक प्लेजर मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके सामने कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति आए और वो आपसे कह रहा है यार 2 दिन हो गए और अभी कोविड का लॉकडाउन था, उसके बाद जैसे आप बाहर गए, पहले आपने आइसक्रीम ली, आपके पास उतने ही पैसे थे, लेकिन बराबर में कोई बूढ़ी औरत आई और वो कह रही हैं लेडी कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस अब अगर मुझे दे दो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो खत्म। तो आप बताइए क्या करेंगे? तो मोस्ट लाइकली you will actually give up that ice cream cone to her। लेकिन आपको नहीं लगता ये आपने देने से जो सेंसरी ऑर्गन का प्लेजर है उसको तो गिव अप कर दिया आपने, लेकिन आपको खुशी मिली, हैप्पीनेस। अल्टीमेटली हम जो अच्छे काम भी करते हैं ना वो अंततः अच्छा फील करने के लिए करते हैं, यानी कि अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिल रहा है, इसी वजह से करते हैं। अगर आपको सेटिस्फैक्शन ना मिलता ना, आप बिल्कुल ना करते अच्छा काम। बात सही है तो बताओ। तो एक तरीके से अगर यहां पर त्याग करना खुशी दे सकता है तो बात तो सही है कि हमें त्याग करने में भी खुशी मिलती है, तो दैट कैन बी अ यार्डस्टिक फॉर एथिक्स एज वेल। तो इसी वजह से यहां पर क्वालिटी ऑफ प्लेजर की बात की गई। कुछ लोगों को कुछ पबजी खेलने में प्लेजर मिल रहा है, लेकिन आप उसको हैप्पीनेस ना कहिए। हैप्पीनेस ऐसा भी हो सकता है कि
आपने बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने गोल के लिए, पेन हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे अब आप अपने टास्क को अचीव कर लेते हैं, उस दिन के गोल को अचीव कर लेते हैं, जो लाइटनेस फील होती है आपको, वो खुशी है, वो सेटिस्फैक्शन। और वो सेटिस्फैक्शन अगर आपको एक बार मिलने लगे ना, तो आपके अंदर ड्राइव आ जाएगी, फिर आप वो बार बार चाहेंगे और इस तरीके से गोल के लिए काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब है यूटिलिटेरियनिज्म एज एन आइडिया does actually shapes our life, right? तो एक तो लिबरलिज्म से बहुत अच्छी बात तो हो गई कि चलो भाई इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन लिबरलिज्म से नेगेटिव इंपैक्ट हुआ कैपिटलिज्म, वो प्रमोट हो गया, और कैपिटलिज्म से हुआ एक्सप्लॉयटेशन, और एक्सप्लॉयटेशन ना हो इस वजह से कौन आया? सोशलिज्म। आप कहोगे कैसे? एग्जांपल देता हूं। हर एक चीज का लॉजिक है, क्या बताया आपको? याद करिए, बताया आपको। लिबरलिज्म फ्रीडम की बात कर रहा है। लिबरलिज्म कह रहा है कि अल्टीमेटली आप चॉइसेस को इंक्रीज करो, चॉइसेस को इंक्रीज करो, और आप जो अपनी रेस्ट्रिक्शंस है उसको डिक्रीज करो। तो इफ यू कैन डू दैट, तो यू कैन हैव अ गुड लाइफ। दैट इज द आइडिया ऑफ गुड लाइफ। गुड लाइफ, राइट? तो वे ऑफ लाइफ में भी यही है। तो हर कोई चाहेगा आप में से कि यार मेरी चॉइसेस बढ़नी चाहिए, मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं, और मेरे पर जो लगाम है ना वो कम हो जाए। दिस इज लिबरलिज्म। आप कहेंगे अच्छा तो है, लेकिन अगर मैं इसको इकोनॉमी के फैक्टर में लेकर जाऊं तो चॉइसेस बढ़ गई, कुछ भी आप खरीदो, कुछ भी आप बनाओ, कितना भी आप मेहनत आना दो, कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे कम से कम दो लेबर को, जितने में कोई लेबर तैयार हो जाए काम करने कराओ। तो इससे आपको नहीं लगता कि इसका जो इकोनॉमिक एंगल है लिबरलिज्म का, ये रेस्ट्रिक्शन बेयर मिनिमम कर दी सरकार ने, तो इससे कैपिटलिज्म के दौरान क्या हुआ? इनइक्वालिटी हुई, और अगर इनइक्वालिटी फैली तो आपको नहीं लगता इससे इनजस्टिस हुआ सिस्टम में, राइट? उसको जस्टिस की तरह पेश किया गया, बट इनइक्वालिटी फैली। अब जो इनइक्वालिटी है इससे क्या हुआ? एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है? गरीब का हो रहा है, वर्कर का हो रहा है। तो वर्कर के बारे में सोचना पड़ेगा भाई। नंबर्स में कौन ज्यादा है? वर्कर ज्यादा है, कैपिटलिस्ट ज्यादा है? वर्कर ज्यादा है। तो जिसकी संख्या ज्यादा, उसके उत्थान के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, और इसी वजह से लिबरलिज्म का काउंटर आता है सोशलिज्म, समाजवाद। सोशलिज्म का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है। अगर प्रॉब्लम यह है जिसकी वजह से सोशलिज्म आया, तो यानी कि सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनइक्वालिटी को कम करना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी यहां पर हमारा कोर फोकस है, इनइक्वालिटी को कम करना है, डिक्रीज करना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो सोशलिज्म पर कितने सारे विचारक आए, बट सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर हुआ वो कार्ल मार्क्स हुए। मार्क्स से पहले भी सोशलिस्ट आए, बट मार्क्स ने कहा मेरे से पहले जो सोशलिस्ट आए ना, रॉबर्ट ओवन, ब्लैंक, ये सब जो लोग हैं ये किसी काम के नहीं। ये बात कर रहे हैं कैपिटलिस्ट से अपील करो, उनके अंदर में बदलाव होएगा, वो इनइक्वालिटी को कम कराएंगे। मार्क्स ने कहा ऐसे कुछ बदलाव नहीं होने वाला, रिवोल्यूशन चाहिए, रिवोल्यूशन होगा, राइट? तो यहां पर सोशलिज्म ने देखा कि अल्टीमेटली रियल कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? कि पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, कुछ लोगों पर इकट्ठा होता जा रहा है, राइट? तो इसका क्या सोल्यूशन है? कि भाई अल्टीमेटली पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए, ना कि प्राइवेट ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप का मतलब होता है सरकारी तंत्र के पास ओनरशिप हो, कॉमन ओनरशिप हो, राइट? तो रीजंस दिए गए कि अगर ये एक्सप्लॉयटेशन चलता रहा तो अल्टीमेटली इनजस्टिस होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, राइट? कहा गया मार्क्स द्वारा और अदर सोशलिस्ट द्वारा कि जो 150 रुपए इकट्ठे हुए थे ना, याद है आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था, आपको दोबारा बना रहा हूं, कि 50 रुपए लगाए थे, ठीक है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट है अंकित, तो अंकित ने 50 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और एक फैक्ट्री ओपन करी, किसकी? कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है? ये हो गया पेन, और आपने 150 रुपए में बेचा, मतलब 200 रुपए में बेचा, 150 रुपए प्रॉफिट। तो एक्चुअली मार्क्स का कहना था ये जो 150 रुपए इकट्ठे हुए ना, ये केवल मालिक के नहीं है। आपको बहकाया गया है, बताया गया है कि केवल मालिक का हक है, मालिक का नहीं है, क्योंकि ये एक सोशल प्रोडक्शन है। समाज के कितने सारे लोगों ने अपने जीवन का समय दिया है, तब जाके ये सरप्लस बना है, इकट्ठा हुआ है। मालिक का भी हक बनता है क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है, दिमाग लगाया है, रिस्क लिया है, लेकिन साथ साथ में
इतना ज़्यादा सरप्लस इकट्ठा हो रहा है कि जिससे इनइक्वालिटी फैल रही है, तो इसमें बाकी लोगों का, जैसे यहाँ पर लेबर है, उसका भी हक बनता है। तो यानी कि एवरीवन कंट्रीब्यूट्स, दैट इज वाई जो प्रोडक्शन है गुड का, वो एक सोशल प्रोडक्शन है, इसको शेयर करना चाहिए। एक्चुअली गांधी जी का भी इस आइडिया में विश्वास था, इस वजह से गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप मॉडल है कि एक्चुअली जो कैपिटलिस्ट है उसके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो उसको अपने आप को ओनर ना माने, ट्रस्टी माने, एक पार्ट अपने लिए रखे, कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रखे, और बाकी वो समाज के लिए खर्च करे। यही बेस्ट तरीका है। तो यहां से फिर आपका इमर्ज होता है मार्क्स का आइडिया। मार्क्स कहते हैं सोल्यूशन एक ही है जो आपको बताया था, रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, कम्युनिज्म, कॉमन ओनरशिप, एक ऐसा समाज बनाएंगे, स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। मार्क्स ऐसा इसलिए कह रहे थे, उनका कहना था कि देखो जो कैपिटलिज्म है ना, इसमें जो स्टेट है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास है, इंस्ट्रूमेंट की तरह है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इनका कहना था एक ही तरीका है, वो है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के बाद एक ऐसा समय आएगा जिस समय जो स्टेट है उस पर काबिज होंगे वर्कर, लेकिन फिर उन वर्कर्स को भी पता होगा कि जब भी पावर किसी एक के पास कंसेंट्रेट होती है, कुछ के पास कंसेंट्रेट होती है, फिर इनइक्वालिटी, फिर इनजस्टिस होने लगता है। तो सब ऐसा चाहेंगे कि कम्युनिज्म आ जाए। कम्युनिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जो कभी वास्तविकता में हुई नहीं, लेकिन आइडिया यह है कि स्टेट ही खत्म हो जाएगी दुनिया में, सरकार की जरूरत नहीं होगी। आप कहेंगे क्या बकवास आइडिया है, सरकार की कैसे जरूरत नहीं होगी, फिर लोग क्राइम करेंगे। मार्क्स का कहना है तुम क्राइम देखो कि क्यों होते हैं। जनरली क्राइम इस वजह से होते हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर यू आर फाइटिंग फॉर स्कार्स रिसोर्सेस। अगर वहां पर कोई किसी के इंटरेस्ट को हैम्पर करने की कोशिश करेगा तो उसका भी इंतजाम होगा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, लेकिन स्कार्सिटी नहीं होगी, प्लेंटी होगा, सबके लिए होगा। तो एक तरीके से जब कंसंट्रेशन नहीं होगा वेल्थ का, और इंडस्ट्रीज तो होंगी लेकिन इंडस्ट्रीज वर्कर्स चलाएंगे, मैनेजर्स चलाएंगे, सबका उसमें हक होगा। कोई इकट्ठा नहीं करेगा पैसे को, आप वो काम करेंगे जिसमें आपको मजा आता है, आप वो काम करेंगे जिस काम को करने में आप बहुत जबरदस्त अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इनोवेट भी कर सकते हैं। अगर कोई टीचर है वो दूसरों को पढ़ाएगा क्योंकि उसका मजा आता है, और उस टीचर की जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अदर चीजें हैं, उन सब की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को क्वालिटेटिव वे में पूरा करेंगी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और हमारी क्वालिटी में जिम्मेदारियां पूरी होती रहेंगी, तो क्या हम आवश्यकताओं के गुलाम होंगे? नहीं होंगे। तो मार्क्स कहते हैं वहीं पर आपको ट्रू फ्रीडम मिलेगी, दैट इज द फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज, वो केवल कम्युनिज्म में मिलेगी। ये एक सपना था मार्क्स का, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं, राइट। स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन होगा। अब जो मार्क्स ने कहा था स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन होगा, वो कभी हुआ नहीं, इंतजार करते रहे लोग। लेनिन, रशियन एम्पायर था और वहां पर फ्यूडल सोसाइटी थी, सेमी इंडस्ट्रियल थी और सेमी फ्यूडल मान लीजिए, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड भी और कुछ इंडस्ट्रीज है। लेनिन एक मार्क्स के फॉलोअर थे, लेकिन लेनिन ने देखा है रेवोल्यूशन आए नहीं, तो लेनिन ने कहा कि स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, क्योंकि लोगों को जगाना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्यों केवल कुछ लोगों के हाथ में सारी प्रॉपर्टी हो, पावर हो। तो लेनिन ने कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित करने के फेवर में हूं। हालांकि मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में नहीं थे, मार्क्स को लगता था कि स्पॉन्टेनियसली लोगों के अंदर आग उठनी चाहिए, उसी से रिवोल्यूशन सच्चा होगा, नहीं तो फिर कुछ लोग अपने पास पावर ले लेंगे। लेनिन ने कहा कब तक इंतजार करेंगे। लेनिन ने कहा इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाए विच इज गोइंग टू एक्ट एज वैनगार्ड ऑफ रिवोल्यूशन। और फाइनली इन एक फ्यूडल सोसाइटी में, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में, रिवोल्यूशन को लाने में अपना रोल निभाया। हालांकि मार्क्स कहते थे कि ट्रू रिवोल्यूशनरी क्लास है वो फ्यूडल क्लास नहीं हो सकती, वो किसान वाला वर्ग नहीं हो सकता। ये किसान वाला वर्ग था इस सोसाइटी में। उन्होंने कहा किसानों के पास खोने के लिए जमीन होती है, जिसके पास खोने के लिए जमीन होती है वो ट्रू रिवोल्यूशनरी नहीं हो सकता। ट्रू रिवोल्यूशनरी तो वर्कर क्लास होगी, जो एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टेज पर होगी, जहां उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज्यादा होगा। तो लेनिन ने कहा कब तक इंतजार करेंगे भाई, तब तक कैपिटलिज्म अपने रूप बदलता रहेगा। तो क्या करें, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो आपका किसान है, गरीब किसान है, सबको हम साथ लेकर रिवोल्यूशन कर सकते हैं। और लेनिन ने इन्हीं स्पीचेस को देना स्टार्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, कॉन्शियसनेस डेवलप करी, और फाइनली हम रशिया में देखते हैं रशियन रेवोल्यूशन। कहा कि ट्रू कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन करेंगे किस तरीके से, इस पार्टी के थ्रू करेंगे, राइट। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या,
जो मार्क्स ने कहा था कि अगर पार्टी के थ्रू करोगे भाई तो पार्टी में कुछ लोगों के पास पावर आ जाएगी और वो स्टेट जो है ऑथोरिटेरियन हो सकती है एक तरीके से, तो ऑथोरिटेरियन हुई। कहा जाता है इसी वजह से मार्क्स उस फेवर में नहीं थे। ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है टोटल कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ स्टेट सम पीपल। जैसे लेनिन के पास पूरा कंट्रोल और लेनिन के बाद स्टालिन के पास पूरा कंट्रोल, और उस तरह उस दौरान कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे बड़े तादाद में लोगों का मारा जाना, लेकिन क्योंकि आपके पास है पूरी पावर तो कोई आपके खिलाफ बोल नहीं पाएगा। तो एक तरीके से एक अच्छा सपना, एक अच्छा प्रॉमिस, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जो प्रॉमिस था वो फुलफिल नहीं हुआ। फिर हम फासिज्म के बारे में बात करते हैं। फासिज्म यानी कि इज्म है तो ये भी एक तरह की आइडियोलॉजी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है ये आइडियोलॉजी नहीं, अपॉर्चुनिज्म है, ये प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस है। हमने इसको इंटर वॉर पीरियड में उभरते हुए देखा, यानी कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2, और इस बीच क्या चल रहा था। 1918 से 1939 में हम क्राइसिस देख रहे थे दुनिया में, कई जगह पर, जैसे इटली हुआ, जैसे जर्मनी हुआ। और याद रखना, जब भी कोई समाज इकोनॉमिक रूप से क्राइसिस में होता है, कल्चरली क्राइसिस में होता है, सेल्फ डाउट होता है, क्लैशेस होते हैं, तो ऐसे समाज में लोगों को जरूरत होती है एक बहुत मजबूत लीडर की। कोई ऐसा लीडर जो उनको बड़ा सपना दिखाए, बड़े बदलाव का, उनके अंदर विश्वास जगाए कि अरे तुम मजबूत हो। तो अल्टीमेटली वो लोग उस लीडर को फॉलो करने लगते हैं, उस लीडर को पूरी पावर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने ऐसे लीडर्स देखे, बेनिटो मुसोलिनी इटली, एडोल्फ हिटलर जर्मनी, प्रिंस फुमिमारो जापान, जिन्होंने कहा टोटल पावर इन द हैंड्स ऑफ वन लीडर, टोटल पावर, राइट, एब्सोल्यूट कंट्रोल। यहां पर उस इनसिक्योरिटी के ऊपर पावर को बिल्ड किया जाता है। माना जाता है कि नथिंग बिफोर स्टेट, नथिंग अगेंस्ट स्टेट। यहां पर क्रिटिकल रीजनिंग को किल किया जाता है कि कोई सवाल ना करे लीडर से। लीडर तो सुपर पावर रखता है, सवाल ना करे। अगर सवाल कर रहे हो देश के खिलाफ हो तुम, राइट, एक्सट्रीम कंट्रोल लीडर के पास, राइट। यहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ वर्गों को स्केपगोट्स बनाया जाता है, बहाना कि भाई इस वजह से समस्याएं हैं। बहुत बड़ा गोल बताया जाता है कि ऐसा बदलाव आएगा, और लोग, जब वो बदलाव नहीं आता कुछ सालों बाद, तो लोग सवाल भी नहीं करते, क्योंकि तब तक गोल पोस्ट चेंज कर दी जाती है। अब लोगों का ध्यान किसी नए बड़े विजन पर दिखा दिया जाता है कि देखो ये नहीं, ये है सपना। छोटा सोच रहे हो तो बहुत पहले सोच रहे थे हम, तुम उसके बारे में क्या बात करो। तो वहां पर लोगों की क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग चली गई है, कम हो गई है, तो लोग अब बड़े के बारे में सोचते हैं। अच्छा यार, पिछली बार ये बता था, अब ये, हाँ यही तो, अब बड़ा चाहिए, हमें बड़ा सोचना है, राइट। ऐसा कहा जाता है कि आपकी सारी समस्याएं एनिलेट हो जाएंगी, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रॉमिस टू एनिलेट ऑल योर प्रॉब्लम्स, समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप मास सपोर्ट दीजिए हमें, और इस मास सपोर्ट से इवेंचुअली वो जो पर्सन होता है, वो जो अथॉरिटी होती है, वो और ज्यादा यू कैन से अथॉरिटेरियन हो जाता है। कई बार सब्जुगेशन ऑफ राइट्स होता है। अब देखिए, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, यानी कि आपके साइड हैं, हम इसी यहां पर इस लाइन पे समझ सकते हैं। एक होता है फार राइट, रिएक्शनरी, जो किसी बड़े बदलाव की बात करता है। यहां पर फासिज्म को रखा जाता है। फासिज्म जो कहता है बड़ा बदलाव करना पड़ेगा सिस्टम में, टोटल कंट्रोल आप इस लीडर को दो। यहां पर प्राइड करो अपने कल्चर में, कल्चर के प्रति आप बिल्कुल सख्त हो जाओ, उसमें बदलाव नहीं होगा जी। उससे जो लाइटर साइड होती है वो कंजर्वेटिव होती है, इसको राइट ऑफ सेंटर कहते हैं। आप कहीं ना कहीं इसी में किसी एक जगह पर होंगे, ठीक है, देखिएगा कहां होंगे, राइट ऑफ सेंटर, यानी कि आप सेंटर, मॉडरेट से राइट में है। यानी कि आप कुछ कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स को कंजर्व करना चाहते हैं, उसकी प्राइड को कंजर्व करना चाहते हैं। यहां पर आप बदलाव के, मतलब यहां पर आप फार राइट का मतलब है यू आर हैविंग ट्रेंड ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, जस्टिफाइंग अथॉरिटेरियनिज्म, यू हैव दैट फंडामेंटलिज्म। बदलाव करेंगे किस में, मतलब कोर में बदलाव नहीं होगा, और जो सिस्टम कोर के खिलाफ है उसको बदल देंगे। यहां पर थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, थोड़ा मॉडरेट होते हैं, तभी राइट ऑफ सेंटर है आप, राइट। यहां पर मॉडरेट हैं आप, अगर कुछ बदलाव की जरूरत है बदलाव कर लेते हैं, राइट, मिक्स है। यहां पर सेंटर ऑफ लेफ्ट है,
मतलब यहाँ पर लिबरल मतलब कहा जाता है जैसे सेंटर ऑफ लेफ्ट कि आप चाहते हैं कि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिसमें एमेंसिपेशन ऑफ मासेस तो हो, हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाए, जिसमें गरीब वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जब फार लेफ्ट हो जाते हैं तो यानी कि आप एक ऐसे लेफ्ट हो गए, यानी कि आपका कहना भाई सरकार का फोकस ही वर्कर क्लास होना चाहिए, और जो सरकार है बिक गई है सरकार एक तरीके से, दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट। जब आप फार लेफ्ट में चले जाते हैं तो उसका मतलब है आप रेडिकल हो जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, अब तो हथियार के बल पे सरकार सिस्टम सबको हटाना होगा। जो मार्क्सिस्ट आते हैं माओवादी वो यहां आते हैं, जो फासिस्ट होते हैं जैसे कि हिटलर यहां आते हैं। तो मुझे लग रहा है आप यहां और यहां तो नहीं होंगे, आप इसके बीच में कहीं होंगे, राइट। तो अगर आप नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करना चाहते हैं, नेशनलिज्म के कुछ एट्रीब्यूट्स को, राष्ट्रवाद के कुछ एट्रीब्यूट्स को कंजर्व भी करना चाहते हैं, आप प्रो कॉरपोरेट भी हैं, साथ में आप चाहते हैं वो ट्रिकल डाउन थ्योरी, यानी कि अगर कॉरपोरेट को, प्राइवेट सेक्टर को सरकार थोड़ा बैकफुट पर रहे, मार्केट को ओपन करे, तो इससे सबका फायदा होगा। तो यानी कि आप कहीं यहाँ पर हैं। अगर आप इसमें एक बैलेंस चाहते हैं कि भाई कॉरपोरेट की तरफ भी हों, साथ में सब्सिडीज पर भी फोकस करें, तो एक बैलेंस हो। अगर उस बैलेंस में आपका टिल्ट जो है वो वर्किंग क्लास या जो गरीब वर्ग है, वल्नरेबल सेक्शन, उसके तरफ ज्यादा हो, तो आप लेफ्ट ऑफ सेंटर है। फार लेफ्ट में बता ही चुका हूं। अब इसी बात को, स्पेक्ट्रम को अगर आइडियोलॉजीज में देखें तो यहां फासिज्म हो गया, राइट, जैसे कि हिटलर। ये कंजर्वेटिज्म हो गया, जैसे कि अभी आपको यहां पर एग्जांपल दिया। ये लिबरलिज्म हो गया, जिसको अभी हमने समझाया। ये सोशलिज्म हो गया, जहां पर आप इनइक्वालिटी को कुछ कम करना चाहते हो, तभी आपका फोकस ज्यादा किस पर है, गरीब वर्ग पर है, वल्नरेबल सेक्शन पे है। यहां कम्युनिज्म हो गया, वो कम्युनिज्म जो व्यवस्था बदलना चाहता है। तो जो लेफ्ट और राइट का ओरिजिन ये हुआ कहां से, ये फ्रांस से हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। रशियन रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन था उससे जस्ट पहले हम यहां पर एक असेंबली देखते हैं, एस्टेट्स जनरल। और अब इस असेंबली में जो राइट साइड पे बैठे थे वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, एक ऐसी क्लास जो सपोर्ट कर रही थी किंग को, राइट। और जो लेफ्ट में बैठे थे, यहां पर किंग बैठे तो किंग के लेफ्ट में जो यहां पर बैठे हैं, ये कौन सी क्लास थी, रेडिकल क्लास। वो क्लास जो कहती थी कि नहीं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसके सपोर्ट में सिस्टम को चलना चाहिए। तो ये एक वो असेंबली थी। फिर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद जब असेंबली सेटअप हुई तो उसमें भी इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर बैठक हुई, यानी कि ऐसा ही सिटिंग अरेंजमेंट था, राइट। फ्रेंच असेंबलीज में कि राइट में वो लोग बैठे थे जो प्रो कैपिटलिस्ट थे, और लेफ्ट में वो बैठे थे जो प्रो वर्किंग क्लास थे, प्रो वल्नरेबल पॉलिसीज को बेस्ट मानते थे। तो उसके बाद से ये राइट और लेफ्ट का सिस्टम बन गया। हालांकि उस समय पर जो कॉनिटेशन था वो राइट का प्रो मोनार्की था, लेफ्ट का रिएक्शनरी क्लास था। अब क्योंकि हम मोनार्की में तो नहीं जीते हैं, क्योंकि लेफ्ट तो उस टाइम क्या था, इगैलिटेरियन। तो हाँ, आज भी हम लेफ्ट को इगैलिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसी आइडियोलॉजी जो इक्वालिटी की तरफ है, यानी कि जो समानता की तरफ टिल्ट है, राइट। तो इस वाले फीचर को तो हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में जो लेफ्ट और राइट का जो डिवाइड है वो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रखता, राइट। जैसे ये आपको बताया कि यहां पर राइट क्या है, फासिज्म, नाजिज्म। लेफ्ट क्या है, आपका जो सोशलिज्म है। और फर्दर लेफ्ट चले गए तो लेफ्ट विंग एनार्किज्म आ जाता है। लेफ्ट विंग एनार्किज्म मतलब, एनार्किज्म यानी कि जो सिस्टम में विश्वास नहीं करते, वो हथियार उठाकर इसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जैसे कि माओवादी यहाँ कम्युनिस्ट विचार आ जाता है। और यहाँ पर हम एक लिबरलिज्म देखते हैं, और इधर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म जो इसके और इसके बीच का है, राइट। तो जनरली एक मिक्स दिखता है यहाँ पर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है यहाँ पर, होर्स शू स्पेक्ट्रम। जरा समझिएगा ध्यान से। होर्स शू स्पेक्ट्रम ये कहता है कि देखा जाए तो दोनों एंड पर, यहां पर फासिज्म और यहां पर नाजिज्म, यहां पर फासिज्म नाजिज्म, यहां पर कम्युनिज्म, दोनों इतने ज्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं कभी कभी कि दोनों के तौर तरीके बिल्कुल करीब हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे सर, हम तो नहीं मानते। कोई दिक्कत नहीं है, अभी लॉजिक से समझ जाएंगे। फासिज्म, नाजिज्म। फासिज्म यानी कि फासिस्ट पार्टी इटली, नाजिज्म यानी कि हिटलर। आपको नहीं लगता कि हिटलर के समय पर ऑथोरिटेरियनिज्म था, बहुत ज्यादा कंट्रोल एक लीडर के हाथ में आ गया। और यहां पर भी अगर हम देखें एक्सट्रीम में जो कम्युनिज्म है, अगर कम्युनिज्म के बेसिस पे जो स्टेट स्टैब्लिश हुई, जैसे कि से यूएसएसआर, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, लेनिन के हाथ में आ गया। तो देख रहे हैं यहां पर आइडिया अलग है,
यहां पर आइडिया अलग है लेकिन तरीके सेम है। यहां पर आप कैपिटलिस्ट के फेवर में भी काम कर रहे हो क्योंकि हिटलर को पता था कि उनके राइज में कैपिटलिस्ट ने साथ तो दिया है उनका, लेकिन यहां पर आप कैपिटलिस्ट को दुश्मन मानते हो क्योंकि कम्युनिज्म की कोर आइडियोलॉजी क्या कहती है कि कैपिटलिज्म केवल अपने लिए प्रॉफिट कमाता है, जनता पर खर्च नहीं करता, यहां पर स्टेट के पास सब कुछ कंट्रोल रहता है। तो आइडियोलॉजी वाइज आप अलग हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप फार लेफ्ट और फार राइट होर्शू की शेप में बहुत करीब आ गए हैं, यानी कि आप दोनों ही ऑथोरिटेरियन ट्रेंड रखने लगे हैं। ऑथोरिटेरियन का मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल किसके पास आ गया? अथॉरिटी के पास आ गया। तो बीच में आप मॉडरेट हैं, लिबरल इस साइड हुए, फिर रेडिकल सोशलिस्ट मतलब ये कम्युनिज्म पर आ गए, कंजर्वेटिज्म, रिएक्शनरी, फासिज्म, नाजिज्म और ये एनार्की हो गई। तो अगर इससे भी आप आगे आ गए तो यानी कि आप सिस्टम को पलटना चाहेंगे, सब कुछ बदलना चाहेंगे, राइट। तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, राइट। तो सेंटर, राइट, लेफ्ट। तो ध्यान रखिएगा, सेंटर में जो लोग होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, वो मिक्स लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है। राइट में जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, जैसे कल्चर को प्रमोट करना, थोड़ा कॉर्पोरेट को प्रमोट करना। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। फासिज्म यहाँ पर फार राइट हो गया और यहाँ पर कम्युनिज्म फार लेफ्ट हो गया। अब व्यूज क्या है थिंकर्स का, ये तो मैंने आपको कार्ल मार्क्स बता ही दिया, क्या कह रहे हैं कार्ल मार्क्स, ये एंगल मैंने कनेक्ट कर ही दिया। अब जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, हैज लिबरलिज्म वॉन द बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज, डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं लिबरलिज्म पर बात करूंगा तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंट्रीगिंग थ्योरी है कि लिबरलिज्म एक्चुअली दुनिया पर इस तरीके से छा गई है कि अब हम सब ने लिबरलिज्म के ही चश्मे पहने हुए हैं और इस चश्मे के लेंस का जो कलर है उसी हिसाब से हम इस दुनिया को देख रहे हैं। तो क्या अब बस यही हमारा फिक्स बन गया है या फिर हम इस चश्मे को उतार भी सकते हैं? तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं अंत करते हैं। कमेंट में बताइएगा कि ये जो एफर्ट है हमारा, ये कैसा लगा आपको। हमारा पर्पस है कि जो आपकी बुक है एंड्रयू हेवुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, तो उसको चैप्टर वाइज प्लस उसको उससे उसके दायरे से भी बाहर आकर इन पूरी आइडियोलॉजीज को आपको बहुत आसानी से समझा दिया जाए, राइट। ये यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो रिमाइंडर आपके लिए कि रूटीन, क्वालिटी कंटेंट, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, जो पढ़ा उसको कैसे प्रयोग करना है, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विच इज गोइंग टू डिसाइड योर सक्सेस। तो ऐसे में आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप जो सपोर्ट आपको चाहिए तो आपके काम को आसान कर सकता है अगर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोई कोर्स मिल जाए। तो studyIQ.com पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कोर्स PSR ऑप्शनल, जहाँ पर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, अदर कोर्सेज। तो आप वहाँ पर त्यागी लाइव जो नीचे कोड आ रहा है इसको लगाओगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।